हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। गाइज आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी गाइज आपकी जो RAS प्रारंभिक परीक्षा 1 अक्टूबर को होने वाली है, उसके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक से आपके एग्जाम में गाइज पिछली बार पूछे गए थे 18 क्वेश्चन, और 2021 में 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे, और 2018 में 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इससे पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी यहाँ से आपके पास 18 से 25 नंबर क्वेश्चनों की संख्या यहाँ से पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस वीडियो में अपन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वे नोट्स पढ़ने वाले हैं जो गाइस स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी, जो RAS की राजस्थान की सबसे बेहतर कोचिंग संस्थान, उसके नोट्स पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना। और जो स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी उसके जो नोट्स है उसके टोटल PDF मेरे पास है, और उस PDF से ये अपन पढ़ने वाले हैं। और इसकी बात करें तो ये 2 पार्ट में क्लास आएगी। इसमें अच्छा टॉपिक अपने पास ये आप देख सकते हो, नैनो तकनीक, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, दूरसंचार तकनीक और सूचना तकनीक और जैव तकनीक। ये 6 टॉपिक अपने पास ये जगह टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये टॉपिक आज के इस वीडियो पर पढ़ने जो। तो इसमें 3 टॉपिक तो आज कवर करेंगे अपन, नैनो तकनीकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और डिफेंस टेक्नोलॉजी है। ये 3 टॉपिक आज कवर करेंगे, और जो कल नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अपन बाकी के इन तीनों टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकेंगे। और गाइज इसी वीडियो को मैंने डिस्क्रिप्शन में सेकंड पार्ट आएगा उसका भी लिंक डाल दूंगा, ताकि आपको उसको ढूंढने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। आप डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हो। यदि आप सेकंड पार्ट देखोगे तो सेकंड पार्ट के मैं डिस्क्रिप्शन दोनों क्लासों का लिंक डाल दूंगा, जिससे आप दोनों क्लासों के एक साथ अगर सेकंड पार्ट को बाद में देखते हो दोनों क्लासों का आस लिंक से डायरेक्ट जाके देख सकते हो। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और देख लेते हैं आज के टॉपिक जो अपने हैं नैनो तकनीक, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा प्रौद्योगिकी। तो सबसे पहला टॉपिक आता है अपना नैनो टेक्नोलॉजी। तो गाइज ये टॉपिक शुरू करते हैं और देख लेते हैं आज का जो गाइज। इसमें आपके 23 क्वेश्चन पूछे गए थे, 23 2018 में जो एग्जाम हुआ था आपका RAS का, उसमें 23 क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस एंड टेक से। और इसमें 2021 में एग्जाम हुआ उसमें 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की नैनो टेक्नोलॉजी से और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट जो RAS फिर प्रारंभिक परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहला आता है हेक्सा, जिसको 10^18 को हेक्सा कहा जाता है, 10^15 को पेटा कहा जाता है, 10^12 को टेरा कहा जाता है, 10^9 को गीगा कहा जाता है, 10^6 को मेगा कहा जाता है, 10^3 को किलो कहा जाता है, और 10^2 को हेक्टा कहा जाता है, और 10^1 को डेका कहा जाता है। 10^-1 को डेसी कहा जाता है, 10^-2 को सेंटी कहा जाता है, 10^-3 को मिली कहा जाता है, और 10^-6 को माइक्रो कहा जाता है। और ये बैक्टीरिया, RBC और वायरस, इनके वायरस रहती है उसके 10^7 रहती है, इनका जो वो रहता है ना गाइस साइज, वो 10^-7 रहती है वायरस की। और बैक्टीरिया और RBC रहती है उसकी पावर के 10^-6, इतना छोटा मान रहता है ना, उसके बराबर इसकी सेंटीमीटर में जो मान नापा जाता है उसके बराबर इनका मान रहता है। नैनो की बात करें 10^9 को नैनो कहा जाता है। इसका DNA और CNT साइज है एक्टम, और एक्टम रहता है परमाणु रहता है ना, उसकी पावर 10^-10 साइज रहती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पिको 10^12 को कहा जाता है, और 10^15 को कहा जाता है फेमटो, और या फ्रेमी कहा जाता है। और साइज ऑफ न्यूक्लियस के बराबर इसकी साइज होती है, और इसकी एटो ये 10^18 को कहा जाता है। नैनो तकनीक की बात करें तो नैनो तकनीक एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है बोना, यानी छोटा होता है। तकनीकी रूप से नैनो से तात्पर्य 10^9 को कहा जाता है नैनो। और नैनो स्केल पैमाना 1 से 100 nm, यानी 10^-9 से 10^-7 m तक के बीच होता है। और तकनीकी वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों का नैनो पैमाने पर अध्ययन किया जाता है तथा परमाणुविक आणविक स्तर पर उनकी संरचना में परिवर्तन कर विभिन्न अनुप्रयोग किए जाते हैं, उसे ही नैनो तकनीक कहा जाता है। नैनो तकनीक शब्द 1974 में जापानी वैज्ञानिक नोरियो तानीगुची द्वारा दिया गया है। नैनो तकनीक के जनक रिचर्ड फीनमैन को माना जाता है। तो ये फैक्ट सभी आपको ध्यान रखने। इस बाद आते हैं अपने पास नैनो तकनीक संबंधी दृष्टिकोण। तो सबसे पहला दृष्टिकोण आते हैं टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, ये 2 दृष्टिकोण है। इनमें से बात करें तो टॉप टू बॉटम दृष्टिकोण के तहत बात करें तो इसके तहत सामान्य पदार्थों की सीमा तक तोड़ा जाता है जब तक कि नैनो पैमाने को प्राप्त न कर लिया जाए। और बॉटम टू टॉप इसके तहत स्वतंत्र परमाणुओं को विशिष्ट विन्यास में जोड़कर नैनो पैमाने की संरचना प्राप्त की जाती है। यह बॉटम टू टॉप दृष्टिकोण के द्वारा यह परिभाषा इसकी दी गई है। और इसके
टॉप टू बॉटम की बात करें तो ये अपेक्षाकृत सरल विधि है, यह कम प्रभावी होती है। प्रमुख वैज्ञानिक इसमें बात है नोरियो और तानीगुची है। और उदाहरण की बात है नैनो का नैनो पाउडर इसके उदाहरण है। टॉप टू बॉटम में बात करें तो इसके तहत स्वतंत्र परमाणु को विशिष्ट विन्यास में जोड़कर नैनो पैमाने की संरचना प्राप्त की जाती है। यह अपेक्षाकृत जटिल विधि है, यह अधिक प्रभावी है। प्रमुख वैज्ञानिक कौन इसकी एरिक ड्रेक्सलर और उदाहरण कौन से नैनो रोबोट और CNT, ये सभी इसके एग्जाम्पल है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना नैनो तकनीक को भविष्य की तकनीक क्यों कहा जाता है। नैनो तकनीक द्वारा स्थूल की सीमाओं को पार कर नैनो क्षेत्र में प्रवेश किया जाता है। इस पैमाने पर पदार्थ के बिल्कुल नए व्यवहार यानी विद्युत यांत्रिक प्रकाशीय गुण सामने आते हैं और पृष्ठ क्षेत्र और आयतन का अनुपात अत्यधिक बढ़ जाने से मतलब ये क्षेत्र अपने सामने आते हैं। नैनो स्तर पर परंपरागत भौतिकी कई नियम गौण हो जाते हैं। क्या क्वांटम नियम प्रभावी हो जाते हैं। इससे परंपरागत भौतिकी की सीमित क्षमता व सीमाओं को लांघा जा सकता है। नैनो स्तर पर पदार्थों के गुणों हेतु उसकी संरचना उत्तरदायी होती है, अतः उसकी संरचना में बदलाव कर पदार्थ में विशेष गुणों को संपन्न किया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो 1959 में अमेरिकी वैज्ञानिक रिचर्ड फेनमैन ने एक व्याख्यान दिया, देयर इज ए प्लेंटी ऑफ रूम एट दी बॉटम। इसमें फेनमैन ने बताया कि कैसे स्वतंत्र परमाणु अणुओं के साथ जोड़ तोड़ की प्रक्रिया से विज्ञान को नया आयाम दिया जा सकता है। और 2006 में राइस यूनिवर्सिटी USA के जेम्स टूर ने नैनो कार विकसित की जिसमें 4 बकी बोल्स बकमिस्टर फुलरिन अणु होते हैं तथा यह रक्त में गति करने में सक्षम होती है। भाई ये किसने मतलब नैनो कार किसने विकसित की थी, जेम्स टूर ने विकसित की थी। और ये मतलब ब्लड की जो रक्त नली रहती है अपनी सिराई रहती है उसमें गति करने में सक्षम होती थी। ये नैनो कार बनाई थी इन्होंने। जय नैनो यूरिया की बात करते हैं इफ्को द्वारा विकसित है और विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड है। उच्च क्षमता 80% तथा न्यूनतम पर्यावरणीय दुष्प्रभाव इसका होता है। नैनो यूरिया का ये आप देख सकते हो, नैनो यूरिया की पैकेट यहाँ पे आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। ये इफ्को नैनो यूरिया फर्टिलाइजर के पैकेट आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। ये 50 kg का पैकेट 500 मतलब 50 kg जो यूरिया का कट्टा आता था पहले उसके बराबर है 500 ml यूरिया का, मतलब दोनों बराबर कामगार होते हैं। ये जो यूरिया नैनो यूरिया फर्टिलाइजर बनाया गया है। इको फ्रेंडली मतलब लिक्विड फर्टिलाइजर, ये मतलब पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है, बहुत कम पहुंचाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर आता है नैनो स्पिनर टेक्नोलॉजी लोजिन नामक कंपनी द्वारा विकसित 10 सेकंड से भी कम समय में नैनोग्राम मात्रा के सभी प्रकार के विस्फोटकों का पता लगा सकता है और माइक्रो मैकेनिकल सिस्टम MEMS पर आधारित है। इस बात करें बुद्धिमान औषधियाँ स्मार्ट ड्रग्स केवल प्रभावित ऊतकों कोशिकाओं पर असर करेगी। इसके दवाओं का प्रभाव दुष्प्रभाव न्यूनतम होगा और प्रभावशीलता बढ़ेगी टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में। और बायो नेम्स नैनो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, ये विशेष प्रकार के नैनो बॉटम रोबोट हैं जिन्हें बिना चीरफाड़ मानव शरीर में प्रवेश करवा कर वांछित ऊतक कोशिकाओं को उपचारित किया जाता है। ये गाइस ये आप यहाँ पे मतलब फोटो में देख सकते हो, यहाँ पे जो नैनो रोबोट हैं गाइस जिनको मतलब बिना किसी मतलब डायरेक्ट लिक्विड के फॉर्म में इनको डाल दिया जाता है और इस शरीर में जाकर जो कोशिकाएं वगैरह रहती है उनको मतलब ऊतक वगैरह रहते हैं उनका मतलब उपचार इनके द्वारा किया जा सकता है। ये नैनो रोबोट होते हैं गाइस, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इस बताते हैं कैंसर थेरेपी में क्वांटम डॉट्स द्वारा कैंसर कोशिकाओं को पता लगाया जाएगा और फिर नैनो रोबोट्स द्वारा उन्हें सटीकता से नष्ट कर दिया जाएगा। ये नैनो रोबोट के द्वारा कैंसर का इलाज किया जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस डायग्राम में। इस बात आता है क्रेफिन CNT का उपयोग फ्लेक्सिबल बेंडेबल फोल्डेबल इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में किया जा रहा है। नैनो बल्ब CSIR के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित LED से भी उच्च दक्षता वाले बल्ब हैं। पेपर नैनो टॉवल पोटेशियम मैग्नीज ऑक्साइड के नैनो दागों से बना नैनो फैब्रिक तेल में अपने वजन का 20 गुना अवशोषित कर सकता है। तेल का रिसाव होने पर यह प्रयुक्त होता है। मतलब यदि गाय जो समुद्रों में टैंकर आते हैं उनको कभी कभी पलट जाते हैं या कोई विस्फोट हो जाता है तो जो समुद्रों में मतलब पेट्रोलियम तेल फैल जाता है तो उनको सोखने में ये पोटेशियम मैग्नीज ऑक्साइड के धागों से बना हुआ तो टावल होता है जिससे मतलब तेल का रिसाव मतलब अपने वजन का 20 गुना तक वजन अपने अवशोषित कर लेता है, फिर उनको मतलब निचोड़ के उसको इकट्ठा किया जा सकता है। इस प्रकार से मतलब नैनो टॉवल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आता है कोडी गोल्ड नैनोकण, ये भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित है। ये नैनोकण कार्डिसेप्स मिलिटरी स्कोप और सोने गोल्ड के लोन से प्राप्त होते हैं। ये मानव शरीर में औषधि वितरण को तीव्र और सटीक बनाता है। इसे जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट प्राप्त हुआ है। ये पेटेंट आपको ध्यान रखने। इस बात आता है ग्रे गू की समस्या अर्थात नैनो बोट्स द्वारा सुप्रतिकरण की क्षमता विकसित कर लेना अत्यधिक भयावह होगा।
बोर्ड्स, विश्व का पहला जीवित रोबोट जो 100 प्रतिकरण कर सकता है। नैनो लिबर लेटरबग्स, नैनो अवशेष, वे नैनोकण जिनका प्राकृतिक अपघटन संभव नहीं है, ये पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि करेंगे। भारत का नैनो मिशन 2001 से 2006 के दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा नैनो विज्ञान व तकनीकी पहला की शुरुआत की गई थी। भारत में नैनो विज्ञान व तकनीकी मिशन की शुरुआत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सन 2007 में की गई थी। एनएसटीएम की नोडल एजेंसी के रूप में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा इसके क्रियान्वयन हेतु नैनो मिशन परिषद का गठन किया गया था। इस परिषद की सहायता हेतु 2 सलाहकारी समूह बनाए गए हैं। नैनो विज्ञान सलाहकारी समूह, नैनो अनुप्रयोग और तकनीक सलाहकारी समूह। नैनो मिशन परिषद के अध्यक्ष कौन है? भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक है। एनएसटीएम 2 चरणों में शुरू किया गया था, यानी नैनो सिस्टम टेक्नोलॉजी मिशन ये 2 चरणों में शुरू किया गया। 2007 से 12 में, 2012 से आगे अभी चल रहा है। एनएसटीएम हेतु द्वारा 1000 करोड़ तथा 650 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। नैनो मिशन के उद्देश्य एनएसटी से संबंधित आधारभूत ढांचे का विकास करना, एनएसटी क्षेत्र में कार्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना तथा इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र व पीपीपी को प्रोत्साहन देना। एनएसटी के क्षेत्र में आरडी को बढ़ावा देना। एनएसटी क्षेत्र में मानव संसाधन कौशल विकास व प्रशिक्षण, एनएसटी क्षेत्र अनुप्रयोगों के विकास हेतु अकादमी इंडस्ट्री सहभागिता को प्रोत्साहन देना, एनएसटी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, ये सभी एनएसटी के उद्देश्य हैं। एनएसटी के तहत देश भर में 14 संस्थानों में 19 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए, जिनमें नैनो विज्ञान हेतु 11, नैनो तकनीकी हेतु 7 तथा पदार्थ विज्ञान हेतु 1 केंद्र है। इनमें आईआईटी मद्रास, मुंबई, दिल्ली, कानपुर, बीएचयू, आईआईएससी बेंगलुरु, आईटी, टीआईएफआर बॉम्बे प्रमुख है। अन्य संस्थान CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मोहाली, पंजाब। एनएसटीएम के तहत 64 मिशन मोड परियोजना संचालित की गई। इस दौरान भारत में एनएसटी क्षेत्र में 23,000 से भी ज़्यादा रिसर्च पेपर प्रकाशित हुए तथा भारत ने नैनो विज्ञान व तकनीकी इस क्षेत्र में शोध पत्र प्रकाशन में विश्व में तीसरा स्थान पर आ गया है। यूएसए, चीन और भारत मतलब 3rd स्थान पर है। एनएसटीएम के तहत जर्मनी, जापान, रूस व इटली आदि देशों के साथ एनएसटी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व अनुसंधान को बढ़ावा दिया गया। नैनो विज्ञान एवं नैनो तकनीकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत कोलकाता में मार्च 2020 में आयोजित किया गया। कुछ महत्वपूर्ण नैनो सामग्री है, जैसे ग्रेफिन होती है। ग्रेफिन की बात है, कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। संरचना षटकोणीय वलयनुमा होती है, यानी 2D संरचना इसकी होती है। मजबूत लोचशील होता है, रंग लगभग पारदर्शी होता है। चालकता विद्युत ताप विद्युत दोनों का सुचालक होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। और उपयोग की बात करें तो सोलर सेल में, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में, फोल्डेबल डिस्प्ले में, केवलार में, इनमें इनका उपयोग किया जाता है। कार्बन नैनो ट्यूब की बात करें, कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप ग्रेफिन के गलत परत से निर्मित बेलनाकार संरचना जिसका व्यास नैनोमीटर पैमाने का होता है। यह अत्यधिक मजबूत होने के साथ साथ पर्याप्त लोचशीलता का गुण रखती है। इसमें लंबाई व व्यास का अनुपात अति उच्च होता है, यानी कितना होता है इनका व्यास 13 करोड़ 20 लाख पॉइंट 1 अनुपात का इनका व्यास होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बात आता है उपयोग नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स में, भूकंपरोधी मकानों में, बहुलोकों में, फ्लैट स्क्रीन डिस्प्ले में, इनमें इसका उपयोग किया जाता है। फिर आते हैं मिस्टर फुलरेन कार्बनिक क्रिस्टल रूप फुलरेन का सर्वाधिक सामान्य रूप है। इसे कार्बन 60 या 70 के नाम से जाना जाता है। संरचना पंचकोणीय या षटकोणीय पिंजर नुमा फुटबॉल जैसी होती है। कठोर पदार्थ होता है। उपयोग अतिचालकता में, अति निम्न ताप पर अतिचालक, प्राकृतिक गैसों के शुद्धिकरण में, हल्की बैटरी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इस बाद आता है क्वांटम डॉट्स। जब अर्धचालकीय कणों का आकार अत्यधिक छोटा कर दिया जाए तो उनमें विशिष्ट प्रकाशिक ऑप्टिकल व इलेक्ट्रॉनिक्स गुण उत्पन्न हो जाते हैं। ये नैनो आकार के कण क्वांटम डॉट्स कहलाते हैं। इनका सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण MIT के वैज्ञानिकों द्वारा 1993 में किया गया। उपयोग सोलर सेल, कैंसर थेरेपी में इसका उपयोग किया जाता है। इस बात है कार्बन क्वांटम डॉट्स, कार्बन आधारित नैनो पदार्थ अद्भुत ऑप्टिकल प्रकाशिक गुण, सस्ता, अत्यधिक जैव संगत, पर्यावरण हितैषी होता है। उपयोग दवा वितरण, कैंसर कोशिकाओं का पता लगाने, जल प्रदूषण का पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। इस बाद आता है नैनो प्रौद्योगिकी की पीढ़ियाँ। फर्स्ट पीढ़ी की बात सन 2000 में हुई थी। इसका निष्क्रिय नैनो संरचना के नाम से जाना जाता है। नैनो पार्टिकल्स, कॉम्पोसाइट्स, नैनो
कोटिंग और पॉलीमर्स, ये इसमें आते हैं। सेकंड पीरियड 2005 में तो सक्रिय नैनो संरचना के नाम से जाना जाता है। थर्ड पीरियड 2010 में आई थी, जिसे सिस्टम ऑफ नैनो सिस्टम के नाम जाना है। फोर्थ पीरियड 2015 में आई थी, आणविक नैनो सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है अपने पास अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। सेकंड टॉपिक आ जाता है गाइज अपना, जो अपन आज पढ़ने वाले अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। संक्षिप्त इतिहास की बात करें तो अंतरिक्ष अनुसंधान के मुख्य 3 तरीके हैं। पृथ्वी पर रहते हुए अंतरिक्ष का अध्ययन करना अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कहलाती है। और इसकी बात करें तो अंतरिक्ष से आने वाली विकिरणों पिंडों का अध्ययन कर अंतरिक्ष का अध्ययन करना और अंतरिक्ष में किसी उपकरण अथवा मानव को भेद कर अंतरिक्ष का अध्ययन करना, ये सभी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आते हैं। संक्षिप्त इतिहास की बात करें तो अक्टूबर 1957 के द्वारा यूएसएसआर यानी यूएसए के जो मतलब यूएसएसआर यानी संयुक्त सोवियत संघ है ना गाइस, जो रूस है उसके द्वारा स्पुतनिक फर्स्ट सैटेलाइट प्रक्षेपित किया गया था। यह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम मानव निर्मित उपग्रह था। नवंबर 1957 में यूएसएसआर के द्वारा स्पुतनिक सेकंड सैटेलाइट प्रक्षेपित किया गया। इसमें लाइका नामक कुत्ते को अंतरिक्ष में भेजा गया था। अप्रैल 1961 में यूएसएसआर के यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वोस्टोक फर्स्ट द्वारा 1963 में यूएसएसआर की वेलेंटिना तेरेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी, वोस्टोक 6 के द्वारा। अक्टूबर 1958 यूएसए द्वारा नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की गई थी। 1961 में नासा द्वारा अपोलो प्रोग्राम शुरुआत की गई और इसके तहत 1969 में प्रक्षेपित अपोलो 11 में बज एल्ड्रिन व नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चंद्रमा पर भेजा गया था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। 1962 में इन कौन से पार इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, जिन्हें भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान का जनक माना जाता है। और इनकी बात करें तो 1962 में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन यानी ट्रेलस की स्थापना की गई थी। और नवंबर 1963 में ट्रेलस से भारत का पहला नाइक अपाचे नामक साउंडिंग रॉकेट प्रक्षेपित किया गया था। 15 अगस्त 1969 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की स्थापना की गई थी। इस बात आता है 1972 में अंतरिक्ष आयोग का गठन किया गया, वह अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई थी। 1975 भारत ने प्रथम प्रायोगिक उपग्रह आर्यभट्ट का यूएसएसआर के सफलता से सफल प्रक्षेपण किया गया था। और 1969 में भारत ने प्रथम प्रायोगिक सुदूर संवेदी उपग्रह भास्कर फर्स्ट का यूएसएसआर की सहायता से सफल प्रक्षेपण किया गया। 1980 स्वदेशी निर्मित प्रक्षेपण यान SLV-3 द्वारा स्वदेश निर्मित उपग्रह रोहिणी सीरीज फर्स्ट RS फर्स्ट का सतीश धवन स्पेस सेंटर इस रिकॉर्ड सफल प्रक्षेपण किया गया था। 1982 इनसाइट फर्स्ट ए नामक संचार उपग्रह नासा की सहायता प्रक्षेपित किए गए, यह प्रक्षेपण असफल रहा था। 1983 इनसेट फर्स्ट बी नामक नासा की सहायता सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। 1984 राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय बने थे, यूएसएसआर की सहायता से यानी रूस की सहायता से। 1987 में ASLV का सफल प्रक्षेपण हुआ। 1988 में भारत द्वारा पहला सुदूर संवेदी उपग्रह यानी IRS फर्स्ट यूएसएसआर की मदद से प्रक्षेपित किया गया था। 1994 PSLV का सफल प्रक्षेपण हुआ। 2001 GSLV का सफल प्रक्षेपण हुआ। 2008 इसरो ने प्रथम अंतर्गरीय मिशन चंद्रयान फर्स्ट का सफल संचालन किया। 2013 स्वदेशी नौवहन तंत्र नाविक के प्रथम उपग्रह IRNSS फर्स्ट का सफल प्रक्षेपण हुआ। 2013 मंगलयान यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन का सफल प्रक्षेपण हुआ। 2014 भारत ने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया। 2016 RLV TD का सफल परीक्षण हुआ। 2017 इसरो का द्वारा 104 उपग्रह एक साथ सफलतापूर्वक स्थापित करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। 2017 में भारत के इसरो द्वारा 2019 चंद्रयान 2 प्रक्षेपित किया गया, आंशिक रूप से सफल परीक्षण। 2023 SSLV का सफल परीक्षण। इस बाद आता है अपने पास संगठित ढांचा। इसी बात करें तो प्रधानमंत्री रहता है इसमें, फिर अंतरिक्ष विभाग आता है, फिर अंतरिक्ष आयोग आता है। प्रधानमंत्री और अंतरिक्ष विभाग के बीच अंतरिक्ष आयोग रहता है और इसका स्वायत्त निकाय होता है PRL NIRL और फिर मतलब इसके NASA SCL और IIST। फिर इसरो आता है, फिर अंतरिक्ष कॉरपोरेशन आता है और फिर NSIL आता है। ये अंतरिक्ष के विभाग मतलब संगठन ढांचा होता है, मतलब वो कौन कंट्रोल करता है, जो अपनी स्पेस एजेंसी है उसके सभी विभाग है, इनको मतलब कौन कौन ये कंट्रोल करते हैं, कौन कौन से भाग इसके होते हैं, ये सभी इसमें दिया गया है इस डायग्राम में। इस बात आता है अंतरिक्ष विभाग के अधीन कार्यरत संस्थान। सबसे पहला आता भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद, सौर वेधशाला फतेह सागर जिला उदयपुर, अवरक्त वेधशाला माउंट आबू,
राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला गढ़की तिरुपति आंध्र प्रदेश, उत्तरी पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र उद्यमी शिलोंग मेघालय, सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम केरल, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बेंगलुरु कर्नाटक, ये सभी अंतरिक्ष विभाग के अधीन कार्यरत संस्थाएं हैं। फिर आता है एंट्रिक्स बेंगलुरु, इसरो की मार्केटिंग और वाणिज्य शाखा विदेशी ग्राहकों से संबंधित है। यह इसके बाद आता है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड बेंगलुरु, घरेलू उद्योगों के साथ व्यावसायिक भागीदारी और उनका क्षमता निर्माण। इसरो की नवनिर्मित वाणिज्य शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, यानी NSIL, तकनीक हस्तांतरण के माध्यम से भारत में निजी क्षेत्र के साथ SSLV और PSLV का बड़े पैमाने पर उत्पादन और निर्माण करेगी। इसके बाद आता है इन स्पेस इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, अंतरिक्ष विभाग DOS के अधीन जून 2020 में स्थापित स्वायत्त एजेंसी है। कार्य निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने, NGE यानी गैर सरकारी संस्था की विभिन्न अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ाने हेतु अधिकृत करने और उनका प्रक्षेपण करने के लिए स्थापित है। अंतरिक्ष गतिविधियां प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों का निर्माण DOS इसरो के नियंत्रणाधीन है। अंतरिक्ष संबंधी आधारभूत ढांचे और परिसर को साझा करना, नए अंतरिक्ष संरचनाओं और सुविधाओं की स्थापना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इन कोस्पर को इसरो के रूप में 15 अगस्त 1969 को स्थापित किया गया था। 15 अगस्त 1969 को स्थापित किया गया था। मुख्यालय बेंगलुरु में। उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की पूर्ति और राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं इसके अनुप्रयोग का उपयोग करना। 1969 से 1972 तक विक्रम साराभाई इसके चेयरपर्सन रहे थे। किसके अपने इसरो के चेयरपर्सन कौन कौन रहे थे, कब से लेकर कब तक? 1972 से MG के मेनन ये रहे थे 1972 से 1984 तक। ये सतीश धवन रहे थे 1984 1994 तक। URR राव रहा था 1994 2003 तक। के कस्तूरी रंगन रहे थे 2003 से 2009 तक। जी माधवन नायर रहे थे 2009 से 2014 तक। के राधाकृष्णन रहे थे 2014 से 2018 तक। के AS किरण कुमार रहे थे 2018-2022 तक के सिवान रहे और 2022 से S सोमनाथ जो वर्तमान तक इसके चेयरपर्सन हैं। इसरो के अधीन कार्यरत संस्थाएं कौन कौन से? फर्स्ट आती विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम, पूर्व में टेरलस के रूप में जाना जाता है। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV और GSLV यहाँ विकसित किए जाते हैं। इस बात सेकंड आता है UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु, उपग्रह और स्पेस क्राफ्ट यहाँ विकसित किए जाते हैं। और फिर थर्ड आता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड लैंड है। भारत में उपग्रह यहाँ से लॉन्च किए जाते हैं और उपमहाद्वीप के पूर्व तट पर भूमध्य रेखा के पास सेकंड कुल शेखरपट्टिनम तुतिकोरन थुतुकोडी तो यहाँ पे है। इस बात आता है फोर्थ नंबर लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम सेंटर तिरुवनंतपुरम बेंगलुरु में। यह ठोस और तरल प्रणोदन प्रणाली के डिजाइन और विकास का कार्य करते हैं। इस बात आता है पांचवा इसरो प्रपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी हिल्स तमिलनाडु में स्थित है और पूर्व में लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम सेंटर के रूप में जाना जाता है। यह अपर स्टेज तरल प्रणोदक और क्रायोजेनिक चरण के विकास से संबंधित कार्य करता है। छठा आता है अपने पास मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हसनकनाट भोपाल मध्य प्रदेश में। इसरो के सभी भूस्तर भूतुल्यकाली उपग्रहों की निगरानी और नियंत्रण इस केंद्र से किए जाते हैं। सातवें नंबर पर नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर यह हैदराबाद में स्थित है और सुदूर संवेदी उपग्रहों से प्राप्त डेटा को विभिन्न तकनीकों और अनुप्रयोगों के साथ इस केंद्र में संग्रहित और संसाधित किया जाता है। इस बात आता है NRSC के 6 क्षेत्र केंद्र देहरादून, जोधपुर, नागपुर, बेंगलुरु, खड़गपुर, शिलोंग में इसके स्थित 6 क्षेत्रीय केंद्र स्थित है। इस बात आता है आठवां ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर बेंगलुरु। हाल ही में गगनयान परियोजना के कार्यान्वयन के लिए इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के तहत इसे स्थापित किया गया है। 9 आता है इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क बेयालू कर्नाटक में स्थित है। यह स्टैरिक की मदद से अंतराग्रही मिशन के साथ संपर्क स्थापित करता है। नेक्स्ट आती है अपनी इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क यानी स्टैरिक, ग्राउंड स्टेशन की वैश्विक नेटवर्क जो उपग्रह और प्रक्षेपण मिशनों को टेलीमेट्री ट्रैकिंग और निर्देशन सहायता प्रदान करता है। यह 10वें क्रम पर अपनी संस्था आती है। इस बात आती है भारत में केंद्र कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, श्रीहरिकोटा, लखनऊ। और वैश्विक स्टेशन कहाँ पर है? मॉरिशस, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, वियतनाम, रूस और नॉर्वे और पनामा यहाँ पर अपने वैश्विक स्टेशन है। और 11वें नंबर पर अपनी संस्था आती है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद दिल्ली में स्थित है। 12वें नंबर पर आती है भारतीय सुदूर संवेदन संस्था देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। इसके उपग्रहों के कक्षाओं की बात करें तो उपग्रह कक्षाएं आती है अपनी कक्षा जो गाइस
कक्षा की बात करें, कक्षा क्या होती है? किसी भी खगोलीय पिंड अथवा उपग्रह जो किसी अन्य खगोलीय पिंड की परिक्रमा कर रहा है, यह काल्पनिक पथ का काल्पनिक पथ क्या कहलाती है? कक्षा कहलाता है। कक्षा की बात करें तो ये अपना सन है और सन के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, मतलब इसके गुरुत्वाकर्षण में ये बंधी हुई है। तो वहीं इसके गुरुत्वाकर्षण जो बंधी हुई जो जिस जगह पर घूम रही है ना, वो इसकी कक्षा कहलाती है। तो ये इसकी कक्षा होती है। कक्षा के प्रकारों की बात करें, कक्षा मतलब पृथ्वी की 3 प्रकार की कक्षा होती है, जियो और मेको और लियो, 3 लेयर होती है कक्षा की। तो कक्षा की ऊंचाई के आधार पर 3 प्रकार के भागों में बांटा जाता है। मतलब जैसे ये फर्स्ट आती है कक्षा की ऊंचाई 100 निम्न भू कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट, फिर आता है मिड भूमध्य कक्षा, मिड अर्थ ऑर्बिट, और फिर आती है भूतुल्यकालिक कक्षा, ये जियो स्कोरोसिस ऑर्बिट रहती है। ठीक है, कक्षा की ऊंचाई है मतलब निम्न भू कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट कितना रहता है? 160 किमी से 2000 किलोमीटर तक की ये कक्षा रहती है। फिर आती है 2000 से 35,786 किमी तक ये मिड अर्थ ऑर्बिट रहता है। और जो भूतुल्यकालिक कक्षा रहती है ये 35,786 के ऊपर की जितनी भी कक्षाएं रहती है वो मतलब भूतुल्यकालिक कक्षा रहती है। इसकी बात करें तो उपग्रह का परिक्रमण काल कितना रहता है? तो इसमें जो उपग्रह भेजा जाता है वो पृथ्वी के चारों ओर कितने समय में एक जगह काट लेता है? तो गाइस जहाँ जो भी मतलब निम्न कक्षा में जिसको स्थापित किया जाता है वो अपना मतलब 1 से 90 से 128 मिनट यानी 1.5 घंटे से लेके मतलब कितने में 2 घंटे में ये अपना मतलब पूरा चक्कर कर लेता है पृथ्वी के चारों ओर, जो मतलब इस कक्षा के अंतर्गत भेजा जाता है। इस बात जो सेकंड रहती है मिड अर्थ ऑर्बिट, इसमें मतलब भूमध्य कक्षा की बात करते हैं 2 से मतलब 2.5 घंटे के 2 से 24 घंटे के बीच में मतलब अपना चक्कर पूरा कर लेता है। मतलब जो नीचे भेजा 2 घंटे या उससे ऊपर रहता है तो ये मतलब 24 घंटे तक लास्ट जो 35,786 किलोमीटर रहता है वहाँ पे मतलब ये 24 घंटे में अपनी कक्षा पूरा कर लेता है। मतलब पृथ्वी जितने टाइम में घूमती है उतने चक्कर में ये भी अपना पूरा चक्कर पूरा कर लेता है। इस बात आता है जो इससे ऊपर कक्षा पे जैसे एक दिन या 24 घंटे का समय लगता है तो इसे पूरा एक दिन ही लगता है। जो लास्ट का रहती है मतलब भूतुल्यकालिक कक्षा रहती है उसमें। इसका उपयोग की बात करें तो मतलब जो फर्स्ट वाला रहता है लो अर्थ ऑर्बिट, इसे संवेदी उपग्रह में मतलब प्रक्षेपित किए जाते हैं। और इसमें जो मतलब भूमध्य कक्षा है इसकी बात करें तो इसमें नौहन उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं। और इसमें लास्ट वाला भूतुल्यकालिक कक्षा रहती है इसमें संचार उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं। और जो विशेष प्रकार क्या है इसमें तो दूरी कक्षा और सूर्य तुल्यकालिक कक्षा भी ने कहा जाता है। और इनकी बात करें तो जो लास्ट वाले इसमें भूत्तर कक्षा इसे कहा जाता है। इसके बाद आता है अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है इसे जो लास्ट वाला आता है भूतुल्यकालिक कक्षा, इसमें G2 यानी 200 किमी नीचे रहती है और 300 किमी के ऊपर रहती है। जो ग्रेविटी ऑर्बिट रहता है वो भी आपको ध्यान रखना। इस बाद आती है निम्न कक्षा। अब इनको डिटेल में देख लेते हैं अपन। निम्न कक्षा यह 160 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित होती है और मुख्यतः 900 से 1000 की ऊंचाई का उपयोग इसका किया जाता है। मतलब मेन मुख्य पॉइंट पर इसका मतलब अधिकतर 900 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका उपयोग किया जाता है। इस बाद आता है इस कक्षा में उपग्रह परिक्रमण का 90 से 128 मिनट होता है यानी 1.5 घंटे से 2 घंटे तक का इसमें समय लगता है मतलब एक चक्कर लगाने में पृथ्वी के चारों ओर। और इसका उपयोग मुख्यतः दूर संवेदी उपग्रह हेतु किया जाता है, परंतु इसको भी संचार नौवन उपग्रह हेतु भी किया जा सकता है। और इसके बाद बात करते हैं इसका उपयोग साउंडिंग रॉकेट प्रक्षेपण उपग्रह हेतु भी किया जाता है, जैसे स्पुतनिक, आर्यभट्ट, भास्कर, इनके लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। इसका बात करें तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी यहीं अवस्थित है, मतलब जो 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और ये दिन में मतलब पृथ्वी के 15 चक्कर लगाता है एक दिन के अंतर्गत, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसकी बात करें तो। और इसकी बात करें तो ये इस बात आती है दूरी कक्षा। यह निम्न भू कक्षा का एक विशेष प्रकार है। यह कक्षा पृथ्वी के दूरी अक्ष के समांतर होती है। इसके बाद आती है सूर्य तुल्यकालिक कक्षा। ये निम्न भू कक्षा का एक विशेष प्रकार है। इस कक्षा में उपग्रह कक्षा जो का सूर्य के सापेक्ष स्थिर रहता है। विशेष उपयोग की बात करें पृथ्वी के मानचित्रीकरण में व इमेजिंग में इसका उपयोग किया जाता है। फिर आती है मध्य भू कक्षा, मतलब यह भूमध्य कक्षा भी कहा जा सकता है इसको, या मध्य भू कक्षा मतलब पृथ्वी के जो मिड वाली कक्षा रहती है उसे कहा जाता है। यह निम्न भू कक्षा ये 2000 किलोमीटर व भूतुल्यकालिक कक्षा यानी 35,786 किमी के मध्य अवस्थित होती है। इसमें मुख्यतः 2200 किमी ऊंचाई का उपयोग किया जाता है। और इस कक्षा में उपग्रह का परिक्रमण काल 2 से 24 घंटे तक होता है। इसका उपयोग मुख्यतः नौवन उपग्रह हेतु किया जाता है, जैसे GPS का और जो ग्लोनास का किया जाता है, और जो
लेयो का उपयोग इसमें किया जाता है। इसके बाद बात करें भूत तुल्यकालिक कक्षा, यह 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित होती है, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है लगभग। और इस कक्षा में पृथ्वी का परिक्रमण काल तथा उपग्रह परिक्रमण काल समान होता है, यानी 24 घंटे का समय इन दोनों को अपने एक चक्कर पूरा लगाने में लगता था। तो उपग्रह का परिक्रमण काल एक दिन का होता है, एक दिन का यानी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का होता है। और इसका उपयोग मुख्यतः संचार उपग्रह तो किया जाता है, परंतु इससे 9 उपग्रह भी प्रक्षेपित किए जा सकते हैं, जैसे नाविक और इन्हें आरएस के उनका उपयोग किया जा सकता है। फिर आती है भू स्तर कक्षा, यह भूतुल्यकालिक कक्षा का एक विशेष प्रकार है। यह कक्षा पृथ्वी के विशुद्ध रेखीय तरल के समांतर होती है और इस कक्षा में उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष सदैव स्थिर रहते हैं, यानी जो भू स्तर कक्षा रहती है उसकी ऊंचाई 36,000 किमी के लगभग होती है। और इसकी बात करें तो इसमें जो उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं ना, वो पृथ्वी के साथ साथ रहते हैं, मतलब एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं, मतलब वहाँ से इनका सीधा मतलब पृथ्वी से सीधा कॉन्टेक्ट रहता है, मतलब पृथ्वी के साथ साथ ही चलते रहते हैं। मतलब यह यहाँ पे पृथ्वी है तो पृथ्वी जिस साइड घूमेगी उसी साइड ये उसी गति से घूमते रहते हैं। मतलब अपने अगर भारत के ऊपर कोई प्रक्षेपित कर दिया जाता है इस कक्षा में, तो वो भारत के ऊपर रहता है हमेशा, जब तक कि मतलब वो चलता रहता है, तब तक इसे भूस्तर कक्षा कहा जाता है। इसका उपयोग जैसे गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका उपयोग मुख्यतः संचार उपग्रह तो किया जाता है, परंतु इसे नौवन तो सुदूर संवेदन हेतु प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि जो संचार उपग्रह रहते हैं ना, उनमें मतलब नेटवर्क की कनेक्टिविटी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए उनको भूस्तर कक्षा में उपयोग किया जाता है, जियो सिंथेसिस में उपयोग किया जाता है इसका, ताकि उनसे मतलब डायरेक्ट नेटवर्क संदेश आते जाते प्राप्त हो सके। जिससे भारत को नेटवर्क प्राप्त करने तो भारत के सीधे में ऊपर बिल्कुल जस्ट ऊपर सैटेलाइट प्रक्षेपित किया जाता है, वहाँ से इनका सीधा कॉन्टेक्ट रहता है और भारत को अच्छे से नेटवर्क प्राप्त होता रहता है। इसके बाद बात करें तो भूतुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा की बात करें तो यह कक्षा भूस्तर अथवा भूतुल्यकालिक कक्षा से लगभग 200 किमी नीचे अवस्थित होती है। प्रारंभ में संचार उपग्रहों को इस कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है, तत्पश्चात उसे भूस्तर कक्षा में स्थानांतरित कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, प्रारंभ में से मतलब इस कक्षा में उपयोग किया जाता है, प्रारंभ संचार इसे संचार उपग्रह रहता है ना, उसे इसी मतलब कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है, बाद में से उसे दूसरी कक्षा में भेजा जाता है। इसके बाद आते हैं अपने पास होहमन स्थानांतरण कक्षा, यह एक दीर्घवर्ताकार कक्षा जिसका उपयोग किसी उपग्रह को एक वर्ताकार कक्षा से दूसरे वर्ताकार कक्षा में स्थानांतरित करने हेतु किया जाता है। इसके बाद आता है ग्रेवयार्ड कक्षा, यह 36,050 किमी की ऊंचाई पर स्थित है और भूत तुल्यकालिक कक्षा लगभग 300 किमी ऊपर होती है। इसे जंक या डिस्पोजेबल कक्षा भी कहा जाता है। इसका उपयोग अंतरिक्ष कचरे की समस्या के निस्तारण हेतु किया जाता है। निष्क्रिय यह सेवानिवृत्त खराब उपग्रह इस कक्षा में स्थानांतरित कर दिया जाता है, मतलब जो उपग्रह खराब हो जाता है या जो काम करना बंद कर देता है उसे इसी कक्षा में 36,050 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको मतलब भेज दिया जाता है। फिर ये मतलब कुछ भी मतलब किसी से टकराते नहीं है और वहीं पे ये एक जगह पड़े रहते हैं। इस बात आता है कारमन रेखा की बात करें तो ये फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल के कारमन रेखा 100 किलोमीटर से 62 मील को 100 किलोमीटर या 62 मील को पृथ्वी के वायुमंडल और अंतरिक्ष के बीच की सीमा के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी जो पृथ्वी से अगर 100 किलोमीटर अपन ऊपर जाते हैं तो उसे कारमन रेखा या अंतरिक्ष रेखा वहाँ से प्रारंभ हो जाती है, यानी वहाँ से अंतरिक्ष फिर आना स्टार्ट हो जाता है, मतलब अपनी ग्रेविटी जीरो हो जाती है, वहाँ पे मतलब अपन जाते हैं तो हवा में तैरने स्टार्ट कर देते हैं, इसे कारमन लाइन कहा जाता है। कारमन लाइन वो रेखा जिससे हवाई यात्रा और अंतरिक्ष यात्रा के बीच सीमा का निर्धारण किया जाता है, मतलब उससे 100 किलोमीटर नीचे रहता है तो अपन हवाई यात्रा यानी अपन सीट पर बैठे यात्रा करते हैं, अगर बंधे नहीं रहते हैं तो जो कारमन रेखा से ऊपर चले जाते हैं तो फिर हवा में तैरने लग जाते हैं अपन अंतरिक्ष यान में बैठे बैठे भी। कारमन रेखा को ये नाम हंगरी अमेरिकी वैज्ञानिक थियोडोर वान कारमन के नाम पर दिया गया है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस बाद आता है पर्णोदक व कार्योजेनिक स्टेज, ये क्या होती है गाइज, तो इसकी बात करें पर्णोदक देख लेते हैं। सबसे पहले ईंधन और ऑक्सीकारक संयुक्त रूप से पर्णोदक कहा जाता है, मतलब जो ईंधन रहता है जैसे पेट्रोलियम पदार्थ गैस वगैरह जो या कोई थोरियम जो या प्रोटोनियम कुछ भी रहता है ना गाइज, हाइड्रोजन वगैरह जितने भी ईंधन रहते हैं उन सब उसको और जो ऑक्सीकार रहते हैं दोनों को मतलब मिलाकर पर्णोदक, संयुक्त रूप से दोनों को मिलाकर अपन पर्णोदक कहा जाता है। ईंधन प्लस ऑक्सीकार, ईंधन तो एक तो जलने वाला पदार्थ है, ऑक्सीकार है जिससे उसको मतलब जलने में सहायता होती है, ऑक्सीकार रहता है, उसे पर्णोदक कहा जाता है। इसमें बात करें तो प्रक्षेपण यान या रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत तथा न्यूटन के तीसरे नियम के क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम पर आधारित कार्य करता है। जब
नियम पर कार्य करता है। जब ईंधन को ऑक्सीकार्य की उपस्थिति में दहन किया जाता है तो भारी मात्रा में गर्म दावित गैसें नीचे की ओर उत्सर्जित होती है, जिससे रॉकेट के ऊपर की ओर बल यानी प्रणोदक मिलता है तथा रॉकेट ऊपर की ओर गति करता है। प्रणोदक के प्रकारों की बात करें तो इसमें ठोस प्रणोदक, द्रव प्रणोदक, क्रायोजेनिक इंजन स्टेज, ये 3 प्रणोदक होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना। देखो गाइस, जो प्रणोदक मतलब जो ईंधन को जलाया जाता है ऑक्सीकार्य की उपस्थिति में, तो मतलब जो गर्म गैस है वो नीचे निकलती है और मतलब गैस रॉकेट रहता है उसको ऊपर यहाँ पे भेजने में मदद करती है। ठोस प्रणोदक की बात करें तो ईंधन हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाइन ब्यूटाइन होता है इसमें, और ऑक्सीकारक क्या होता है अमोनियम फल पर क्लोरेट। इसमें ठोस प्रणोदक में मतलब ऑक्सीकारक ये रहता है, ईंधन ये रहता है, तो इन दोनों को मिलाकर इसमें मतलब प्रणोदक उत्पन्न किया जाता है जो गैस मतलब रॉकेट के ऊपर भेजा जाता है। द्रव प्रणोदक की बात करें तो इसमें लोअर स्टेज रहता है और इसमें ईंधन कौन सा रहता है अनसिमेट्रिक डाइमेथिल हाइड्रोजन इसमें ईंधन रहता है और ऑक्सीकारक रहता है नाइट्रोजन परोक्साइड, इसमें ऑक्सीकारक रहता है। फिर आता है अपर स्टेज में की बात करें इसमें द्रव प्रणोदक में, तो इसमें ईंधन रहता है मोनोमेथिल हाइड्रोजन और ऑक्सीकारक रहता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड इसमें रहते हैं। और फिर आता है क्रायोजेनिक स्टेज, इसमें ईंधन तरल हाइड्रोजन रहता है यानी -253 डिग्री सेल्सियस पर तरल हाइड्रोजन रहता है। और ऑक्सीकारक की बात करें तो इसमें तरल ऑक्सीजन रहता है -183 डिग्री सेल्सियस पर। यह भी आपको ध्यान रखता है क्रायोजेनिक इंजन की स्टेज है। क्रायोजेनिक इंजन का संक्षिप्त इतिहास की बात करें तो 1990 में इसरो व ग्लाइकोमोस के मध्य क्रायोजेनिक तकनीक के हस्तांतरण संबंधी समझौता हुआ था और 1991 सोवियत संघ का विघटन हो गया क्योंकि रूस MTCR का सदस्य था परंतु भारत नहीं था, अतः उभय समझौता को रद्द हो गया। 1993 में भारत और रूस के मध्य एक नया समझौता हुआ जिसके तहत रूस भारत को 7 क्रायोजेनिक इंजन प्रदान करेगा। 1994 इसरो द्वारा महेंद्रगिरी तमिलनाडु में क्रायोजेनिक अपर स्टेज प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। 2014 रूस भारत ने स्वदेशी निर्मित क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया और CE-7.5 और CE-20 का इसमें सफल परीक्षण किया गया था। भारत क्रायोजेनिक तकनीक विकसित करने वाले विश्व का 6ठा 6G देश है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसरो द्वारा विकसित CE-20 विश्व में अब तक का सबसे शक्तिशाली क्रायोजेनिक इंजन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और CE-25 परीक्षणाधीन वर्तमान है, ये भी आपको ध्यान रखना। मतलब अभी तक CE-20 विकसित किया जा चुका सबसे हाईएस्ट और ये इसरो के द्वारा विकसित था और ये विश्व का सबसे शक्तिशाली क्रायोजेनिक इंजन है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस बात आता है क्रायोजेनिक इंजन के लाभ क्या है, तो यह अति उच्च मात्रा में प्रणोदक बल उत्पन्न करता है और 1.5 से 2 गुना व अंतर्गरीय मिशन ज़्यादा भारी सैटेलाइट होता है। और हाइड्रोजन व ऑक्सीजन प्रचुर व सहज रूप से इसमें उपलब्ध हो सकते हैं और सह उत्पाद के रूप में जल यानी गर्म भाप प्राप्त होता है, तो यह अधिक इलेक्ट्रो फ्रेंडली है तो उपयोग तकनीक में। इसके बाद बात करें तो प्रक्षेपण यान भारत के प्रक्षेपण यानों की बात करें तो इसमें पूर्व प्रयुक्त रहता है, वर्तमान प्रयुक्त रहता है और भविष्य के रहते हैं। तो पूर्व प्रयुक्त मतलब पहले कौन सा किया जाता था पूर्व में प्रयुक्त, तो SLV और ASLV ये 2 उपयोग किए जाते हैं। वर्तमान PSLV और GSLV प्रयोग किए जा रहे हैं भारतीय प्रक्षेपण यानों में, मतलब जो रॉकेट रहते हैं वो। और भविष्य में कौन कौन से उपयोग किए जाएंगे, तो RLV किया जाएंगे, SSLV किया जाएगा और NGLV, ये 3 भविष्य के प्रयोग के लिए अपन इन पर काम चल रहा है और इसका मतलब प्रयोग बाद में किया जाएगा। फिर अपन देख लेते हैं इनको SLV क्या है, ये प्रथम पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। इसका विकास डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में किया गया था। इसका परीक्षण 1979 में किया गया जो असफल रहा था, दूसरा परीक्षण 1980 में किया गया था जो सफल रहा था। और इसमें 4 स्टेज ठोस प्रणोदक का उपयोग किया जाता है। यह 40 से 50 किलोग्राम की सैटेलाइट को निम्न भूकक्षा में स्थापित करने में सक्षम था। इसके माध्यम से रोनी सीरीज के सैटेलाइट प्रक्षेपित किए गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखने। इस बात आता है ASLV यानी ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल दूसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान था। इसका प्रयोग 1983-1994 के बीच किया गया था। इसमें 5 स्टेज ठोस प्रणोदक का उपयोग किया जाता है और यह 140 से 150 किलोग्राम सैटेलाइट को निम्न भूकक्षा में स्थापित करने में सक्षम है। इसके माध्यम से स्ट्रेच्ड रोहिणी सीरीज सैटेलाइट प्रक्षेपित किए गए हैं। फिर आता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV, इसकी जो वर्तमान में जिनका प्रयोग किया जा रहा है। ये तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। यह इसरो द्वारा मुख्य प्रक्षेपण यान है। इसका प्रयोग 1994 से किया जा रहा है। इसमें 4 स्टेज प्रणोदक का उपयोग किया जाता है, ठोस द्रव का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसमें S139 इंजन यानी ठोस स्टेज और विकास इंजन द्रव स्टेज का उपयोग किया जाता है। इसमें 6 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स का उपयोग किया जा सकता है जिसमें ठोस प्रणोदक प्रयुक्त होता है। टाइप ऑफ PSLV यानी PSLV के प्रकार, जिसमें PSLV प्रकार की बात करें तो कोर अलोन ये 4 स्टेज प्रणोदक प्रयुक्त होता है और इसमें
कोई स्ट्रैप ऑन बूस्टर प्रयुक्त नहीं होता है और ये 1100 kg सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में तक ले जाने में सक्षम होता है। फिर आता है ग्राउंड स्टैंडर्ड्स। ये बात करें तो 4 स्टेज प्रणोदक प्रयुक्त है इसमें, और 6 स्टेज स्ट्रैप ऑन बूस्टर जिसमें 9 टन ठोस प्रणोदक प्रयुक्त होता है। ये 1680 सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जाने में सक्षम है। फिर आता है एक्स्ट्रा लार्ज जिसमें 4 स्टेज प्रणोदक प्रयुक्त होते हैं, और ये 6 स्ट्रैप ऑन बूस्टर जिसमें 12 टन ठोस प्रणोदक प्रयुक्त होता है, और ये 1800 kg सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जाने में सक्षम होता है। तो ये PSLV के प्रकार हो चुके हैं, 3 प्रकार के होता है, और ये कहाँ से कहाँ तक काम करता है ये भी आपको ध्यान रखना। इसके बाद आता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड GSLV। इसकी बात करते हैं चतुर्थ पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। इसरो का सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान है वर्तमान में, और इसका प्रयोग 2001 से किया जा रहा है, और इसमें 3 स्टेज प्रणोदक उपयोग होता है, जैसे ठोस, द्रव और क्रायोजेनिक। इसमें 3 स्टेजों का प्रयोग किया जाता है, और इसमें S200 इंजन यानी ठोस इंजन, विकास इंजन, द्रव स्टेज CE 7.5 से CE 20 क्रायोजन स्टेज का उपयोग किया जाता है। इसमें 4 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स का उपयोग किया जा सकता है, जिनमें द्रव प्रणोदक का उपयोग किया जाता है। टाइप ऑफ GSLV यानी GSLV के प्रकार की बात करें तो ये GSLV प्रकार है जिसमें 3rd स्टेज प्रोपल्शन यूजर SLV यानी सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक के 3 का उपयोग किया जाता है। इन तीनों में 3 का उपयोग किया जाता है। मतलब GSLV M के फर्स्ट में GSLV इसमें बात करें तो इसमें रशियन केवडी इंजन वाज यूज्ड इसमें, और 1.5 टन सैटेलाइट को यह सैटेलाइट अप टू GTO में स्थापित कर सकता है। उसके बाद आता है अपने पास सेकंड GSLV MK2। ये आता है, इसमें 3 स्टेज प्रोपल्शन का उपयोग किया जाता है, और इसमें CE 7.5 इंजन का यूज होता है, और 2.5 टन सैटेलाइट अप टू मतलब अर्थ में ये ले जा सकता है, लो अर्थ ऑर्बिट में ये मतलब 2.5 से 5 टन तक है यह मतलब सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में ये प्रक्षेपित कर सकता है। इस बाद आता है अपने पास 3rd स्टेज प्रोपल्शन यूजर। इसमें सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक तीनों इंजनों का उपयोग होता है, और इसमें CE 20 इंजन का प्रयोग किया जाता है, और 4 से 5 टन सैटेलाइट अप टू GTO से और 10 टन सैटेलाइट अब तक इसमें लो अर्थ ऑर्बिट में इसमें प्रक्षेपित किया जा सकता है। तो 10 टन तक ये प्रक्षेपित कर सकता है जो GSLV है उसमें। इसके बाद बात करेगा 1 टन में 1000 किलो होता है, मतलब 10,000 किलो तक का वजन ये अंतरिक्ष में ले जा सकता है। जो अपना GSLV रॉकेट है उसका 3rd स्टेप रहता है वो। इसकी बात करें फिर आता है RLV। ये अपना जो नई जनरेशन भविष्य में इनका प्रयोग किया जाएगा उनकी बात हो रही है यहाँ पे RLV की। इसका फुल फॉर्म होता है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। इसकी फुल फॉर्म होती है, जैसे GSLV की फुल फॉर्म क्या होती है, GSLV की फुल फॉर्म रहती है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रहती है। इसके जैसे RLV की फुल फॉर्म क्या होती है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल इसकी फुल फॉर्म होती है। ये आपको ध्यान रखनी, भविष्य में यूज किए जाने वाले हैं। ये PSLV और GSLV जैसे पारंपरिक प्रक्षेपण यान को केवल एक बार उपयोग किया जा सकता है। इसमें प्रक्षेपण की लागत बढ़ती है, फिर मतलब खराब हो जाता है तथा मानव मिशन व फ्रीक्वेंट प्रक्षेपण संभव नहीं हो पाते हैं। RLV ऐसा प्रक्षेपण यान है जो पेलोड सैटेलाइट इसके स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के बाद पुनः पृथ्वी वातावरण में प्रवेश करता है तथा उच्च ताप व दाब परिस्थितियों को सहन करते हुए लक्षित स्थान पर लैंड करता है। इस प्रकार RLV को एक से अधिक बार प्रक्षेपण हेतु प्रयोग किया जा सकता है। ये RLV की मतलब डिटेल है। यह RLV इस प्रकार का होगा। मतलब 2016 में इसरो द्वारा RLV TD यानी टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर का सफल प्रक्षेपण किया गया था। इसमें स्क्रैम जेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। देखो गाइस ये इस प्रकार ये मतलब ये रहता है, मतलब ये RLV रहता है। इसका ये नीचे वाला ये रॉकेट हो चुका है, ये ऊपर का प्रक्षेपण यान है जिसको मतलब ऊपर भेजा जाएगा अंतरिक्ष में। और इसकी बात करें ये हो गया वो, और फिर इसको मतलब इसको अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है, यहाँ से लॉन्च कर दिया गया है यहाँ पे। फिर जाएगा पृथ्वी में सैटेलाइट को जो लो अर्थ ऑर्बिट रहती है 100 किलोमीटर से ऊपर छोड़ेगा, और फिर वापस घूम के वापस से आकर लैंड कर जाएगा, समुद्र में लैंड कर जाएगा जो रहती है इसकी। फिर इनको निकाल के वापस मतलब यूज करके इसमें फिर ईंधन भर के फिर दूसरा सैटेलाइट भर के इसको वापस अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है। इस प्रकार ये रीयूजेबल रॉकेट है अपना। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है अपने पास स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसकी बात करें तो इसरो का बेबी रॉकेट है, और इसमें 3 स्टेज ठोस प्रणोदक उपयोग किया जाता है। इसकी विशेषता 15 दिनों में असेंबल करने योग्य है, मतलब 15 दिनों में इसको मतलब बना के यूज किया जा सकता है। छोटे सैटेलाइट एंड माइक्रो नैनो सैटेलाइट को ले जाने में सक्षम 500 kg अप टू L लो अर्थ ऑर्बिट में 300 kg अप टू मतलब 500 से लेकर 300 से लेकर 500 kg तक के मतलब जो
इस पे सैटेलाइट रहते हैं उनको ये लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाने में सक्षम है। मल्टीपल ऑर्बिट ड्रॉप ऑफ क्षमता युक्त होता है। इसमें 2023 सफलतापूर्वक इसका लॉन्च किया गया था। इसका महत्व की बात करते हैं, प्रक्षेपण लागत में कमी आता है, फ्रीक्वेंसी प्रक्षेपण संभव और रेवेन्यू में वृद्धि होगी। इस बाद आता है अपने पास नेक्स्ट NGLV यानी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, या नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है। इसकी बात करें तो PSLV को प्रतिस्थापित करने हेतु इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह अत्याधुनिक प्रक्षेपण यान है और अपेक्षित विकास इसका 2030 तक हो जाएगा। इसकी बात करें तो मतलब इसका थर्ड स्टेज, सेकेंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज ये रहा, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, इसमें 3 स्टेज का ये होता है। और इसकी बात करें इसकी डिटेल में देख लेते हैं अपन। ये 2030 तक ये बन जाएगा, मतलब इसको विकसित किया जा चुका है। और NGLV यानी सेमी क्रायोजेनिक तकनीक का उपयोग करेगा, जो अधिक दक्ष एवं कम लागत वाली तकनीक है। क्षमता इसकी 10 टन या जस्ट 10 टन से 20 टन तक इसकी मतलब क्षमता होगी, ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें फ्यूल की बात करें तो फ्यूल का इसमें उपयोग क्या किया जाएगा, तो इसमें फ्यूल लिक्विड हाइड्रोजन और रिफाइंड केरोसिन का इसमें प्रयोग किया जाएगा। ऑक्सीडेंट लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड ऑक्सीजन का इसमें मतलब सेमी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में और क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में, इसमें मतलब दोनों में अलग अलग ये कौन कौन सा उपयोग किया जाएगा। टेम्परेचर की बात करें तो वेरी लो -253 डिग्री सेल्सियस पर इसको लिखा जाए, इसमें नॉर्मल टेम्परेचर पर इसको रखा जाएगा। और इसमें हैवीनेस ऑफ फ्यूल मतलब कंपेरेबली हैवियर हो जाएगा इसमें, और टी वैली और इसमें लाइगर हो जाएगा, इसमें कॉम्परेटिव मोर हो जाएगा, इसमें लेजर हो जाएगा। और एडवांस स्टेज की बात करें तो इसमें कैरी मोर वेट इनटू ए हाई ऑर्बिट और कैरी ऑन द मोर, सही आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे ये सभी इसके। अपन आगे चलते हैं और उपग्रह देख लेते हैं अपन। उपग्रह आता है अपना उपग्रह के प्रकार। अब उपग्रह क्या होते हैं, उपग्रह प्रकार देख लेते हैं अपन, उपग्रह कौन कौन से होते हैं। उपग्रहों की बात करें तो सुदूर संवेदी उपग्रह ये क्या होते हैं, तो सुदूर उपग्रह संवेदी उपग्रह रहते हैं, 4 प्रकार के उपग्रह रहते हैं। एक होता है संचार उपग्रह, फर्स्ट आता है सुदूर संवेदी उपग्रह, फिर आता है संचार उपग्रह, फिर आता है नौवन उपग्रह, फिर आता है अंतरिक्ष अनुसंधान उपग्रह। सुदूर संवेदी उपग्रह देख लेते हैं, सुदूर संवेदी उपग्रह क्या होता है। सॉरी गाइस 1 मिनट। अब देख लेते हैं सुदूर संवेदी उपग्रह क्या होता है। कि इसकी बात करें तो किसी वस्तु के भौतिक संपर्क में आए बिना उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना सुदूर संवेदन कहलाता है। और सुदूर संवेदन हेतु प्रयुक्त उपग्रह सुदूर संवेदी उपग्रह कहलाते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगी। इस बात करें इन्हें सामान्यतः निम्न भू के साथ प्रचलित किया जाता है, जहाँ इनका परिक्रमण काल 90 से 28 मिनट तक हो सकता है। सुदूर संवेदी उपग्रह पर निम्न विभिन्न प्रकार के कैमरे, स्कैनर व सेंसर लगे होते हैं, जैसे लाइन इमेजिंग, सेल्फ स्क्रीनिंग कैमरा, वाइड फील्ड सर्वे, पेन क्रोमेटिक कैमरा, ओशन कलर कैमरा, वेरी हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर और रेडियोमीटर, ये सभी इन पर लगे होते हैं। और सुदूर संवेदी उपग्रहों की बात करें तो संसाधनों का आकलन, वन, मरुस्थल, कृषि, जल, समुद्र, खनिज, मौसम अनुसंधान, आपदा प्रबंधन, पूर्व चेतावनी आकलन, खोज बचाव के लिए, शहरी नियोजन, ग्रामीण विकास, जासूसी निगरानी के लिए सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग किया जाता है। भारत का पहला सुदूर संवेदी उपग्रह IRS फर्स्ट है 1988 USSR की मदद से प्रक्षेपित किया गया था, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इसका फुल फॉर्म होता है। वर्तमान भारत के 17 सुदूर संवेदी उपग्रह सक्रिय, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित है। रिसोर्स सेट संसाधनों का पता लगाने हेतु, ओशन सेट ये समुद्री संसाधनों का पता लगाने हेतु, और क्रेटो सेट ये मानचित्रण व अर्थ इमेजिंग हेतु, और री सेट ये अर्थ ऑर्बिटेशन हेतु, और एस ये सार्ल ये शुरू हुआ। CNES फ्रांस की संयुक्त परियोजना है, सैटेलाइट विद एग्रो एंड अल्टिका समुद्री विज्ञान अध्ययन हेतु। EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, और मेटसेट ये इसकी कल्पना फर्स्ट है। और भू स्तर कक्षा पर सुदूर संवेदी उपग्रह मौसम की जानकारी देना, वातावरण का अध्ययन करना इसका कार्य। संचार उपग्रह की बात करें, संचार प्रक्रिया प्रयुक्त उपग्रह संचार उपग्रह कहलाते हैं। इन्हें सामान्यतः भू स्तर कक्षा पर किया जाता है, जहाँ इनका परिक्रमण काल 24 घंटे का होता है। संचार उपग्रहों पर ट्रांसपोंडर लगे होते हैं, यह अप लिंक व डाउन लिंक द्वारा संचार सुनिश्चित करते हैं। मतलब अप लिंक और डाउन लिंक द्वारा संचार करते हैं। ये सैटेलाइट रहते हैं, यहाँ से मतलब ये अर्थ पर जो लगे रहते हैं नेटवर्क, फर्स्ट ये यहाँ से भेजता है, फिर यहाँ से ये भेज देता है। इस प्रकार को संचार सैटेलाइट काम करते हैं। इस संचार उपग्रह का उपयोग क्या बात करें तो ये दूरसंचार, दूरदर्शन, टेलीविजन प्रसारण, DTIA सेवा प्रदायगी, दूरस्थ शिक्षा में और दूरस्थ चिकित्सा में इनका उपयोग किया जाता है। भारत का पहला संचार उपग्रह इनसेट
फर्स्ट 1983 में नासा की मदद से प्रक्षेपित किया गया था। इनसैट फर्स्ट का 1982 में प्रक्षेपण असफल रहा था और संचार उपग्रह के तहत इनसैट व जीसैट सीरीज के उपग्रह प्रक्षेपित किए गए। इंडियन नेशनल सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वर्तमान में भारत के 21 संचार उपग्रह सक्रिय, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित है। एंग्री बर्ड वायुसेना है, तो रुक्मणी नौसेना है, तो जे ग्रामस्ट की बात है ग्रामीण विकास, दूरसंचार और दूरस्थ शिक्षा है, तो और एडुसेट इसकी दूरस्थ शिक्षा हेतु ये सभी हैं। नौवन उपग्रह की बात करें तो नौवन यानी नौसेना हेतु और उपग्रह। नौवन एक ऐसी प्रणाली जिसमें उपग्रह उपयोग कर वस्तु सब्जेक्ट की भूस्थानिक अवस्थिति का पता लगाया जाता है। इसमें वस्तु सब्जेक्ट के अक्षांश देशांतर ऊंचाई का पता लगाया जा सकता है। वस्तु सब्जेक्ट की त्रिविम स्थिति का पता लगाने हेतु न्यूनतम 4 उपग्रह की आवश्यकता होती है। नौवन तंत्र के 3 मुख्य अवयव होते हैं, स्पेस सेगमेंट, नौवन उपग्रह, कंट्रोल सेगमेंट और यूजर सेगमेंट। 3 उपग्रह इसके लिए आवश्यक होते हैं। नौवन प्रणाली 2 प्रकार सेवा प्रदान करते हैं, स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस यानी आम नागरिक है तो, और रेस्ट्रिक्टेड सर्विस यानी सेना व महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय तो, और पृथ्वी संपूर्ण पृथ्वी पर नौवन है तो 24 उपग्रह आवश्यक होते हैं। इसी बात आता है विश्व के प्रमुख नौवहन तंत्र। ये जीपीएस और विश्व के प्रमुख है गाइस, जहाँ पे जीपीएस है जो ये अमेरिका का है। और इसी बात करें तो ये ग्लोनास, ये ग्लोनास है, और इस बार गैलीलियो है, बीओडीओ है, नाविक ये इंडिया का है गाइस, नाविक और IRNSS ये इंडिया का है, और QSS ये मतलब कहाँ का है, ये भारत का। ये GPS सॉरी गाइस USA अमेरिका का है, और ग्लोनास ये रूस का है, गैलीलियो यूरोपीय संघ का है, और बीओडीओ चीन का है, और बेडू ये चीन का है, और नाविक ये IRNS ये भारत का है, और क्यूज ये कहाँ का, जापान का है। तो ये भी आप ध्यान रखना। इस बात आता है ग्लोबल GPS की फुल फॉर्म क्या रहती है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म रहती है। ये यूएसए का नौवहन तंत्र है। इसे नाव स्टार भी कहा जाता है। नेविगेशन सैटेलाइट एंड रेंजिंग है। इसको नियंत्रण यूएसए की वायुसेना के पास है। और जीपीएस प्रणाली का पहला उपग्रह 1978 में प्रक्षेपित किया गया था। इस प्रणाली ने 1995 में पूर्ण रूप से कार्य करना आरंभ कर दिया था। इस प्रणाली में कुल 32 उपग्रह, ये उपग्रह मध्य भू कक्षा में प्रक्षेपित किए गए हैं। इस बात आता है नाविक, यह नाविक या IRNSS नेविगेशन विद इंडियन कोस्टेलेशन, इसे IRNSS भी कहा जाता है, यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है। भारतीय क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली है। यह भारत की सीमा से 1500 किलोमीटर के पास में नौवहन सुविधा उपलब्ध करवाता है। इस प्रणाली में अभी तक 8 उपग्रह सक्रिय हैं, 4 भूस्तर कक्षा में, 4 भू तुल्यकालिक कक्षा में हैं। सटीकता नागरिक उपयोग 5 से 20 सेमी, सैन्य मतलब सटीकता इसमें कितने नागरिक उपयोगी है, तो ये 5 से 20 सेमी के बीच मतलब ये काम करता है। और सैन्य के लिए 0.5 मीटर तक यह मतलब काम करता है, मतलब 5 से 20 मीटर की ऊंचाई से इसमें दिखाया जाता है, मतलब सटीकता इसके जो नाविक है उसमें। और सैन्य उपयोग में 0.5 मीटर यानी आधे मीटर से इसमें नज़दीक से इसको प्रयोग किया जा सकता है, मतलब आधे मीटर की दूरी से इसमें देखा जा सकता है किसी भी चीज़ को, 50 सेंटीमीटर से, यानी मतलब इतना सटीकता से इनको उपयोग। ये आसमान से गाइस यहाँ पे अगर अपन पृथ्वी पे देखें ना तो ये आराम से मतलब आधा मीटर का मतलब है 50 सेमी से अपन किसी घड़ी में टाइम देख सकते हैं। तो ये मतलब घड़ी में टाइम भी देखा जा सकता है इनकी मदद से। इतने सटीकता के साथ ये प्रयोग करते हैं जो अपना नाविक सैटेलाइट है उसके माध्यम से। इसकी बात करें तो इसका अनुप्रयोग क्या है, तो स्थलीय हवाई व समुद्री नौवन है, तो मोबाइल फोन में नौवन है, तो और मैपिंग है तो इनका उपयोग किया जाता है। गगन की बात करें तो गगन गगन की बात करें तो GPS एटेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम है। और इसकी बात करते हैं इसरो व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की संयुक्त परियोजना है। गगन उपग्रह व ग्राउंड स्टेशन युक्त प्रणाली है जो GPS संकेतों का उन्नयन करती है, जिसमें उनकी गुणवत्ता व सटीकता में वृद्धि होती है। इसमें भारतीय उड़ान सूचना क्षेत्र में बेहतर वायु परिवहन नौवहन सेवाएं प्रदान की जा सकती है। इस बात आता है अपने पास अंतरिक्ष विज्ञान उपग्रह। अंतरिक्ष विज्ञान उपग्रहों की बात करें तो अंतरिक्ष के अध्ययन है तो 4 मिशन प्रक्षेपित किए जाते हैं। फ्लाई बाय मिशन, यह मिशन अंतरिक्ष में किसी खगोलीय पिंड के पास गुजरते हुए सूचना एकत्रित करता है। उदाहरण नासा का मैसेंजर मिशन बुध ग्रह हेतु। ऑर्बिटर, यह मिशन अंतरिक्ष में किसी खगोलीय पिंड के चारों ओर चक्कर लगाते हुए सूचना एकत्रित करता है। उदाहरण इसरो का चंद्रयान या मंगलयान, ये मतलब ऑर्बिटर मिशन रहते हैं। फ्लाई बाय मिशन ये होता है गाइस जैसे मतलब जो नासा का ये मैसेंजर मिशन था
उधर नासा का मैसेंजर मिशन ये मतलब बुध के पास से गुजर के ये उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जितना कलेक्ट कर सकता है तो गुजरते टाइम तो उतने कर सकता है। इसे फ्लाई बाई मिशन कहा जाता है। और ऑर्बिटर रहता है वो उस ग्रह के कक्षा में जाके स्थापित कर दिया जाता है और फिर मतलब उसके चारों ओर चक्कर काटता रहता है ये, और मतलब फिर उसको मतलब उसके बारे में जानकारी ग्रहण करता रहता है उसके चारों ओर चक्कर लगाते हुए। जैसे भारत ने इसरो का जो चंद्रयान मिशन था और 2019 वाला सेकंड और जो सेकंड और फर्स्ट वाला मिशन था वो मतलब इसरो के, और जो मंगलयान मिशन था ये सभी ऑर्बिटर मिशन था। लैंडर मिशन है, यह मिशन किसी खगोलीय पिंड की सतह पर लैंड करता था तो उनके एक स्थान पर रहते हुए सूचना एकत्रित करता है। यानी जो लैंडर मिशन रहता है वो जैसे यहाँ पे इसमें यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है कि वो उस पर जाके लैंड हो जाता है, जो भी उपग्रह रहता है अंतरिक्ष में उस पर जाके लैंड हो जाता है और उस पर जाके फिर वहाँ पर लैंड होकर फिर उसके बारे में जानकारी कलेक्ट करता है, उसे लैंडर उपग्रह कहा जाता है। जैसे भारत का चंद्रयान 3 है जिसको लॉन्च किया गया है वो मतलब लैंड हो चुका है और उसका प्रयोग किया जा रहा है उसके ऊपर, मतलब वहाँ पे जानकारी के लिए वो लैंडर मिशन है। सेकंड भी था लेकिन क्या जो फेल हो गया था, तो इस पर आपको ध्यान रखना। उदाहरण नासा का इनसाइड मिशन या मंगल ग्रह हेतु और भारत का जो चंद्रयान 3 मिशन है वो जो सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका है, ये सभी लैंडर मिशन हर गाय जहाँ से चंद्रयान 3 से क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। इस बाद आता है रोवर मिशन, ये भी मतलब जो 3 वाला आता है उसके लिए आता है। ये भी यह मिशन किसी खगोलीय पिंड की सतह पर गति करते हुए सूचना एकत्रित करता है। उदाहरण नासा का परवरिश रोवर मंगल, ये भी अपना जो चंद्रयान 3 का मिशन है उसका ही एक पार्ट है रोवर मिशन भी, क्योंकि इसमें भी जो अपना विक्रम लैंडर है और रोवर है उसमें मतलब जो है वो चंद्रमा की सतह पर गति भी करेगा कुछ मीटर तक और वहाँ पर मतलब जानकारी कलेक्ट करेगा, तो वो भारत के। अब देख लें भारत के प्रमुख मिशन चंद्रयान फर्स्ट, तो चंद्रयान फर्स्ट की बात करें तो भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन था और 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपित यह किया गया था। 29 अगस्त 2009 के बाद इससे संपर्क टूट गया था, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इससे इसने चंद्रमा की सतह पर जल की खोज की थी, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसकी बात करें तो इसने चंद्रमा की सतह पर लावा निर्मित गुफाओं का पता लगाया था। इसने चंद्रमा की सतह पर अपोलो मिशन के प्रभावों का अध्ययन भी किया था। फिर आता है चंद्रयान सेकंड मिशन, यह GSLV एम के 3 द्वारा 22 जुलाई 2019 सतीश धवन स्पेस सेंटर यानी श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। इसका उद्देश्य चंद्रमा सतह का नक्शा तैयार करना, चंद्रमा पर खनिज संसाधनों का पता लगाना, चंद्रमा पर जल की उपस्थिति संबंधी जानकारियां जुटाना इसका मिशन था। लेकिन इसका मतलब ये पूरा इसके 3 भाग थे गाइज। इसमें फर्स्ट था ऑर्बिटर, ये चंद्रमा के चक्कर लगाएगा और 8 पेलोड युक्त था ये इसमें। और इसके बाद आता है सेकंड, 3 मिशन थे, 3 भाग थे इसके। विक्रम लैंडर था और इसके बाद ये चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास नियंत्रित लैंडिंग करेगा, 3 पेलोड ये युक्त था। और फिर था इसमें प्रज्ञान रोवर, तो इसकी बात करें ये चंद्रमा सतह पर अनुसंधान वो प्रयोग करेगा और ये 2 पेलोड युक्त था, लेकिन ये मतलब विक्रम लैंडर लैंड नहीं हो पाए थे, दोनों इसमें फेल हो गए थे। इस सन के अंतिम भागों में इसरो का विक्रम लैंडर संपर्क टूट गई, यद्यपि ऑर्बिटर 7.5 वर्षों हेतु सक्रिय रहेगा। मतलब 7 जो ऑर्बिटर है जिसका क्या नाम था गाइज, ऑर्बिटर था अपना ऑर्बिटर, ये फर्स्ट वाला चंद्रमा चक्कर लगाइए मतलब 7.5 वर्षों तक इससे कार्य करता रहेगा। और इसकी बात करें तो जो वर्तमान चंद्रयान 3 भेजा गया है उसकी बात करें तो वो मतलब ऑर्बिटर का प्रयोग उसमें इसी ऑर्बिट का प्रयोग किया जा रहा है और उसका लैंडर लैंड हो चुका है और उससे संपर्क साझा होगा। फिर ऑर्बिटर पर लगे कुछ प्रमुख पेलोड ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा, इसमें टेरेन मैपिंग कैमरा, चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, चंद्रयान 2 और एटमोस्फेरिक कंपोजिशनल एक्सप्लोर इमेजिन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर है इसमें। और फिर आता है चंद्रयान 3 मिशन अपना जो 2023 का मिशन है। इसी बात है भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है, चंद्रयान 2 का फॉलो अप मिशन है, यानी उसका फॉलो अप मिशन नहीं है, उसको देखते हुए किया गया क्योंकि वो फेल हो गया था तो उसका जगह पे इसका मतलब चंद्रयान 3 भेजा गया है। ये 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से LVM 3 M4 द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें लैंडर मॉड्यूल LM रोवर और परपल्सन मॉड्यूल PM शामिल है। बजट 615 करोड़ यानी 640 करोड़ रुपए इसका। और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश होगा, यानी हो चुका है, और अमेरिका, रूस और चीन के बाद। और उद्देश्य क्या है कि चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग इसने कर ली है। चांद की सतह पर रोवर का गति भी कर ली है इसने और स्थानीय वैज्ञानिक प्रयोग के लिए इसको भेजा गया है। यात्रा इसकी 42 दिन की रहेगी और अपेक्षित लैंडिंग इसकी 23 अगस्त को थी जो कंप्लीट हो चुकी है। और लैंडर ये चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास नियंत्रण लैंडिंग करेगा जो कर लिया है। 31 इसमें पेलोड लगाए गए। रोवर की बात करते हैं चंद्रमा की सतह पर अनुसंधान में प्रयोग करेगा जो वर्तमान में कर रहा है। 2 पेलोड युक्त है ये भी आपको ध्यान रखना है। चंद्रयान
थर्ड क्या है, लैंडर और पेलोड, ये इसके पिक आप यहाँ पे इसरो द्वारा जारी की गई देख सकते हो। फिर इसके बाद आता है मंगलयान मिशन अपना। मंगलयान मिशन की बात करते हैं, मार्स ऑर्बिटर मिशन है, यह 5 नवंबर 2013 को PSLV XL C-25 द्वारा सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था और 24 सितंबर 2014 को इसने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था। यह मंगल ग्रह के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा था, जिसका परिक्रमण काल लगभग 77 घंटे है। भारत यह सफलता प्राप्त करने वाले विश्व का चौथा देश है। भारत ने यह सफलता प्रथम प्रयास में तथा कम लागत पर प्राप्त की थी। एस्ट्रोसेट, इस बाद आता है एस्ट्रोसेट। इसरो द्वारा अंतरिक्ष में निम्न भूकक्षा में 650 किमी पर प्रक्षेपित खगोलीय वेधशाला, ये भारत का एस्ट्रोसेट है। जैसे स्पेस मतलब अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन, उसी प्रकार ये भारत का पर्सनल एस्ट्रोसेट होगा, यानी स्पेस स्टेशन होगा जहाँ पे भारत मतलब जाके अनुसंधान कर सकेगा, ये इसको होगा। और ये 615 किलोमीटर विस्थापित इसको किया जाएगा। इसी तरह 2015 में प्रक्षेपित यह एक मल्टी वे स्पेस टेलीस्कोप जो एक ही समय में एक से अधिक प्रकार तरंगों का अध्ययन कर सकती है। कॉस्मिक तरंगे, एक्स तरंगे, बराबैंगनी तरंगे, ये इस प्रकार विश्व की पहली खगोलीय वेधशाला है। मल्टी वेवलेंथ है। भारत खगोलीय वेधशाला प्रक्षेपित करने वाले विश्व का 5वां देश है। USA, ESA, रूस और जापान के बाद। इसके बाद आता है अपने पास गगनयान। सॉरी गाइज, वो नहीं था, अंतरिक्ष नहीं था, वो मतलब वेवलेंथों को प्रक्षेपित करने वाला मिशन था, एस्ट्रोनेट। इसके बाद आता है अपने पास यह इंडियन गगनयान। यह इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के तहत विकसित इंडियन क्रूड ऑर्बिटल स्पेस क्राफ्ट है। ये इसरो का मानव मिशन है, जिसके तहत 3-4 व्यक्तियों को 5-7 दिन तक अंतरिक्ष में निम्न भूकक्षा 300-400 किमी भेजा जाएगा। इसके प्रक्षेपण हेतु GSLV यानी MK-3 का उपयोग किया जाएगा और इसमें मिशन हेतु 10,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। संभावित प्रक्षेपण वर्ष 2023 है। भारत के अंतरिक्ष यात्री यानी व्योमनौट कहलाएंगे इसमें, ये भी आपको ध्यान रखना है। गगनयान में प्रयुक्त प्रमुख तकनीक इन्वायरमेंट कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम और क्रू मॉड्यूल, एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट, स्पेस क्राफ्ट, क्रू एस्केप सिस्टम, ये सभी इसमें डाले गए हैं। और आदित्य L1 मिशन की बात करें तो इसरो का सूर्य के अध्ययन हेतु मिशन है और गाइज इसको लॉन्च कर दिया गया है आदित्य L1 मिशन को। और इसकी बात करें तो यहाँ PSLV XL की सहायता से प्रभाव मंडल कक्षा में लेग्रेजियन पॉइंट पर प्रक्षेपित किया जाएगा, यानी लेग्रेजियन L1 पॉइंट पर इसको प्रक्षेपित किया जा चुका है और ये संभावित प्रक्षेपण वर्ष 2023 में इसको प्रक्षेपित कर दिया गया है। उद्देश्य क्या है इसको, तो सूर्य की कोरोना यानी क्रोमोस्फेयर फोटोस्फेयर का अध्ययन करना, सूर्य उत्सर्जित कणों का अध्ययन करना, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन का अध्ययन करना इसका उद्देश्य है। फिर आता है निसार। निसार क्या है, नासा इसरो की संयुक्त परियोजना है और नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार इसकी फुल फॉर्म होती है। अब तक विश्व की सबसे महंगी अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट स्कैनिंग हेतु सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करता है और एस बैंड और एल बैंड पर इसे सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में प्रक्षेपित किया जाएगा। संभावित प्रक्षेपण वर्ष 2023 है। उद्देश्य पृथ्वी के क्रमिक विकास का अध्ययन करना, जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करना, जोखिम आपदा प्रबंधन, भूकंप, सुनामी, जलवायु व भूस्खलन का अध्ययन करना इसका काम है। लेजर, फिर आता है लेजर, लिगो या लेजर इंटरफेरोमीटर, ग्रेविटेशनल वेव और ऑब्जर्वेटरी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और निर्माण परमाणु ऊर्जा विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, US नेशनल साइंस फाउंडेशन है। उद्देश्य ब्रह्मांड से गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना। संरचना लंबवत रूप से रखे गए 4 किमी लंबे 2 निर्वात कक्ष जिनमें सिरों पर दर्पण लगे हैं और 2030 से वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू होने की संभावना है। स्थान हिंगोली जिला महाराष्ट्र में, अमेरिका, इटली और जापान में भी है। अमेरिका में लिगो ने पहली बार 2015 गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया था, जिसके चलते 2017 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। इस बात आता है इंडियन स्पेस स्टेशन। इसकी बात करें तो यह निम्न भूकक्षा में प्रक्षेपित किया जाएगा, 400 किलोमीटर में बाहर इसका 20 टन होगा। उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान हेतु अपेक्षित प्रक्षेपण कब किया जाएगा, 2035 में इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशनों की बात करें तो ये सबसे पहले लॉन्च किया गया था लूनो, ये रोसकोसमोस के द्वारा मतलब प्रक्षेपित किया गया था जो रूस की एजेंसी। फिर आता है अपोलो, ये नासा के द्वारा। फिर आता है विकिंग, ये नासा के द्वारा। वोग्योर, ये गैर, ये नासा के द्वारा। फिर मेगलन, ये नासा के द्वारा। फिर श्यानी हुगे, ये नासा के द्वारा। हाईबूसा, ये नासा और जाक्सा के द्वारा। और मैसेंजर, ये नासा के द्वारा। डीप इम्पैक्ट, ये नासा के द्वारा। न्यू होरिजन, ये भी नासा के द्वारा। जूनो, ये भी नासा के द्वारा। क्यूरी
सिट्री ये रोवर, ये नासा के द्वारा, ये गाइस नासा के द्वारा आप यहाँ पे देख सकते हो इन सभी को, ये सभी मिशन है जो फैकलान और फिर शुक्रयान 2023 ये इसरो के द्वारा मतलब शुक्रयान ये मतलब नासा के द्वारा स्पेस में भेजा गया मिशन है। इस बात देख लेते हैं अपन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यह अंतरिक्ष ये एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है जिसमें 5 स्पेस एजेंसी शामिल है। नासा यानी यूएसए, रोसकॉस्मोस रूस, जाक्सा जापान, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी, इन चारों की मिलकर संयुक्त परियोजना है अंतरिक्ष इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। ये आप यहाँ पे फोटो देख सकते हो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो 400 किमी की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी बात करते हैं मानव को अंतरिक्ष में निवास की सुविधा उपलब्ध करवाता है। प्रयोगशाला वेद सपुर स्टेशन के रूम में है। इसमें 1998 में प्रक्षेपित किया गया था, 1998 में इसको प्रक्षेपित किया गया था और ये लगभग 400 किलोमीटर ऊंचाई पर पृथ्वी परिक्रमा कर रहा है। परिक्रमण काल 52 मिनट 15-16 चक्कर प्रतिदिन ये लगाता है और वर्ष 2000 से ही मानव यहाँ निवास कर रहा है। इसे पृथ्वी से देखा जा सकता है, इसके 2 भाग है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑर्बिटल सेगमेंट और रशियन ऑर्बिटल सेगमेंट्स, यानी मतलब रूस और जो रशिया है, रशिया और यहाँ का यूनाइटेड स्टेट, रशिया का इसमें अलग से ऑर्बिटल है रशिया का और यूनाइटेड स्टेट्स है इन दोनों का। इस बार आता है तियानगोंग फर्स्ट और शूट, ये चाइनीज स्पेस स्टेशन है और इसका तियानगोंग का अर्थ स्वर्ग का महल। सितंबर 2016 में इसको प्रक्षेपित किया गया है और मिशन और आर्टेमिस, इसकी बात करें तो ये नासा का चंद्रमा हेतु मानव मिशन श्रृंखला है और अपेक्षित लॉन्च 2024 में इसको किया जाएगा। महिला एवं गैर स्वायत्त अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर भेजे जाएंगे। ओरियन स्पेसक्राफ्ट प्रयुक्त किया जाएगा और 11 सदस्य देश है, इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया, यूक्रेन, लग्जमबर्ग, इटली और यूएई, ये 11 सदस्य इसके देश। इस बात आता है स्टारलिंक प्रोजेक्ट। स्टारलिंक कम लागत और विश्वसनीय अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए स्पेसएक्स की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस परियोजना के तहत कुल 42,000 उपग्रहों को निम्न भू कक्षा में 550 किमी में लॉन्च किया जाएगा। पहला चरण में मतलब 12,000 और दूसरे चरण 30,000 भूस्वरूप मतलब इसमें उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाएगा। इनकी बात करें तो ये गाइस इस प्रकार से दिखाई देगा जब भारत का नक्शा, जब ये मतलब 42,000 जब प्रक्षेपित कर दिए जाएंगे उपग्रह मतलब निम्न कक्षा में। भारत किसके द्वारा मतलब जो गाइस इंटरनेट सुविधा है वो उपलब्ध करवाने इनका उद्देश्य। चिंता है क्या है गाइस, अंतरिक्ष में मलयान खतरा हो जाएगा, अन्य उपग्रह अंतरिक्ष अभियानों के साथ टकराव का खतरा रहेगा, अंतरिक्ष अध्ययन में कठिनाई आएगी। इस बात है जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल स्पेस टेलीस्कोप का यह सक्सेसर है। दिसंबर 2021 में L2 बिंदु पर प्रक्षेपित किया गया था और अंतरिक्ष में प्रक्षेपित सबसे बड़ी अंतरिक्ष या दूरबीन या दूरदर्शी इसको कहा जाता है। इस बात आता है ट्रोजेटिंग एक जो प्लेनेट सर्वे सैटेलाइट नासा द्वारा 2018 में प्रक्षेपित किया गया था। इसका उद्देश्य एक जो प्लेनेट की खोज करना है। इसके बाद आता है इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। इवेंट होराइजन ब्लैक होल के परित वह क्षेत्र जिसके गुरुत्वाकर्षण से कोई भी वस्तु प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती, यह इसके मतलब इवेंट होराइजन कहलाता है। और EHT यानी इवेंट होराइजन टेलीस्कोप नासा द्वारा 2006 में स्थापित एक अंतरिक्ष दूरदर्शी यानी स्पेस टेलीस्कोप है जिस सहायता से ब्लैक होल व इवेंट होराइजन का अध्ययन किया जाएगा। EHT द्वारा पहली बार किसी ब्लैक होल की तस्वीर ली गई है, ये भी आपको ध्यान रखना। इस बात करें तो अंतरिक्ष मलबा पृथ्वी कक्षा में उपस्थित अनुपयोगी व संभावित रूप से खतरनाक वस्तुओं को अंतरिक्ष मलबा कहते हैं। ये वस्तुएं प्राकृतिक या मानव निर्मित होती है, ये भी आपको ध्यान रखना। इसे अंतरिक्ष कचरा या स्पेस जंक भी कहा जाता है। अंतरिक्ष मलबे के टुकड़े जो आकार में 3 इंच से अंतरिक्ष मलबे के टुकड़े जो आकार में 3 इंच से बड़े है राडार व ऑप्टिकल डिटेक्टर द्वारा डिटेक्ट व ट्रैक किए जा सकते हैं। अंतरिक्ष मलबा खतरनाक क्यों होता है? अंतरिक्ष मलबा खतरनाक होता है क्योंकि वह अपनी अति उच्च गति 1000 किलोमीटर प्रति घंटा के चलते अत्यधिक समय रखता है, जो अंतरिक्ष यानों, सक्रिय उपग्रहों या अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। केस्लर सिंड्रोम प्रभाव। नासा के वैज्ञानिक केस्लर के अनुसार एक बार अंतरिक्ष में एक नियत का आंतरिक दबाव पार हो जाने पर अंतरिक्ष मलबे की कुल मात्रा बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि टक्कर से और मलबा उत्पन्न होगा जो एक श्रृंखला अभिक्रिया के रूप में और अधिक टक्करों को बढ़ाएगा। हालांकि कई वैज्ञानिक बिग स्काई थ्योरी में विश्वास करते हैं जिसके अनुसार अंतरिक्ष अत्यधिक विशाल है तथा टकराव की संभावना अत्यधिक कम है। अधिकांश वस्तुएं मलबा पृथ्वी तक तरफ आते हुए वातावरण जल जाएगा और बिना कोई नुकसान पहुंचा समुद्र में गिर जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियम। अंतरिक्ष मलबे के नियम संबंधी कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं है। बाह्य अंतरिक्ष संधि 1967 में पृथ्वी कक्षा में व्यापक नरसंहार के हथियार स्थापित करने से प्रतिबंधित करती है और ड्यूरोबिट
रैबिट यूरोपीय स्पेस एजेंसी द्वारा अंतरिक्ष मलबे निस्तारण का मिशन है, यानी क्लीन स्पेस इनिशिएटिव। इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिज कोऑर्डिनेशन कमेटी है। और इसके बाद बात करते हैं इंडियन स्पेस पॉलिसी क्या है 2023 की। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारतीय निजी कंपनियों को बढ़ावा देना, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारतीय भागीदारी को बढ़ावा देना। वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था $360 बिलियन की है। भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था ये $1.6 बिलियन की है। 2030 तक भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का लक्ष्य $60 अरब यानी 2 लाख रोजगार उपलब्ध कराना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर आता है मिसाइल व मिसाइल के प्रकार। पथ के आधार पर मिसाइलों के प्रकार। पथ के आधार पर मिसाइल की बात करें तो क्रूज मिसाइल होती है और बैलिस्टिक मिसाइल होती है। 2 प्रकार की मिसाइल होती है पथ के आधार पर मिसाइल। क्रूज मिसाइल की बात करें तो ये वे मिसाइल है जिनकी संपूर्ण उड़ान स्वप्रणोदित व निर्देशित हो। क्रूज मिसाइल कहलाती है। इन उड़ान के दौरान नियंत्रित किया जा सकता है। इनका पता लगाना मुश्किल होता है। इनमें जेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। इनका वर्गीकरण सामान्य गति के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के तौर पर यह ब्रह्मोस मिसाइल होती है। फिर आता है बैलिस्टिक मिसाइल। वे मिसाइल जिन आरंभ में तो प्रणोदित व निर्देशित किया जाता है, तत्पश्चात वे गुरुत्वाकर्षण के अधीन प्रक्षेप पथ पर गति करते हुए अपने लक्ष्य को भेजती है। इन्हें प्रक्षेपण के पश्चात नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इनका पता लगाना आसान होता है। इन्हें रोकने इंजन का प्रयोग होता है और इनका वर्गीकरण सामान्य परास के आधार पर किया जाता है। उदाहरण अग्नि मिसाइल। इस बात आती है अपने पास प्रक्षेपण मोड के आधार पर मिसाइलों के प्रकार। ये सतह पर मार करने वाली, सतह सेवा में, हवा सेवा में, हवा से सतह में, जल से जल में, जल से सतह और हवा में। परास के आधार पर मिसाइलों के प्रकार शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज और अंतर्महाद्वीपीय रेंज यानी 5000 किलोमीटर वाली रेंज वाली मिसाइल है। गति के आधार पर मिसाइलों के प्रकार सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक, यानी गति सबसोनिक में 1 मैक से कम होती है, सुपरसोनिक में 1 से 5 मैक के बीच होती है, हाइपरसोनिक में गति 5 मैक से अधिक होती है। इसके बाद आती है अपने पास समन्वित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम IGMDP कार्यक्रम की शुरुआत 1983 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में 2008 में हुई थी। इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी DRDO को दी गई है। इसका तहत 5 मिसाइलों का निर्माण किया गया, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाका। पृथ्वी मिसाइल की बात करते हैं, सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। GPS आधारित हाईटेक गाइडेंस प्रणाली पर यह काम करती है। पृथ्वी फर्स्ट की बात करें तो पृथ्वी फर्स्ट और थर्ड में 3 प्रकार की मिसाइल, 3 जनरेशन की मिसाइल। इसमें थर्ड सेना संस्करण परास के 150 से 250 के बच्चे काम करते हैं। उन्हें संस्करण प्रहार और प्रनाश इसके 2 संस्करण। पृथ्वी 2 की बात है वायुसेना संस्करण। इसका परास 250-350 किलोमीटर के 2004 में थल सेना को स्थानांतरित इसको कर दिया गया है। नौसेना की बात करें तो ये नौसेना संस्करण पृथ्वी थर्ड का और ये परास 350-600 की किया है। अन्य नाम क्या है इसका? धनुष है। वर्तमान परमाणु हथियार ले जाने में ये पृथ्वी मिसाइल शामिल सक्षम है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बात आती है अपने पास अग्नि मिसाइल। यह DRDO द्वारा निर्मित सतह पर मार करने वाली है। मध्य दूरी, इंटरमीडिएट रेंज और अंतर्महाद्वीपीय और बैलिस्टिक मिसाइल 4 प्रकार की है ये। और यह नाभ के हथियार ले जाने में सक्षम है। इसमें GPS आधारित हाईटेक गाइडेंस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है और इसके 5 जनरेशन तक अभी तक विकसित किया जा चुका है। जो फर्स्ट जनरेशन बात है इसकी रेंज 700-1200 किमी है। सेकंड की 2000 से 2500 किमी है। थर्ड जनरेशन 3200-3500 किमी है। अग्नि 4 की रेंज 3004 किलोमीटर है और अग्नि 5 की 5000 से 5500 किलोमीटर तक ये मारक क्षमता तक ये रखती है। इस बात आती है त्रिशूल मिसाइल। DRDO द्वारा बनी गई है। सतह से मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है। परास इसमें 9 किलोमीटर गाइडेंस सिस्टम यानी रेडियो अल्टीमीटर के काम पर यह करती है। इस बात आती है आकाश। यह DRDO द्वारा निर्मित सतह से मार करने वाले सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। परास 30 किलोमीटर है। यह कमांडेड गाइडेंस सिस्टम राजेंद्र रडार से लेस मिसाइल है। इस बात आती है नाग। यह DRDO द्वारा विकसित है एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल है। परास 4 से 9 किलोमीटर की होती है। इसमें इंफ्रारेड इमेजिंग गाइडेंस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ये रात में भी कार्य करने में सक्षम है। यह दाग और भूल जाओ तकनीक पर आधारित मिसाइल है। इसके स्थलीय परिवहन में लॉन्च हेतु नामिका का प्रयोग किया जाता है, यानी नाग मिसाइल कैरियर का प्रयोग किया जाता है। नाग मिसाइल के वायु संस्करण है हेलिना यानी हेलीकॉप्टर नाग। भारतीय सेना उन्नत संस्करण से ऐसे एंटी स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल है, यानी इसको हेलीकॉप्टर में लगाकर भी इसको दागा जा सकता है। ध्रुवास्त्र भारतीय वायुसेना के इसको प्रयोग करती है। इसके बाद आते हैं अन्य मिसाइलें। अन्य मिसाइल में बात करें तो ब्रह्मोस, ये भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित मिसाइल है। ब्रह्मोस नामक नाम ब्रह्मपुत्र और मास्को नदी के नाम पर रखा गया। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल गति 2
2.8 से 3 में किसकी गति है, ये भी आपको ध्यान रहे। इसके परास की बात करें 290 किलोमीटर है। प्रक्षेपण मोड की बात करें सतह से हवा जल कहीं से भी वार करने में यह सक्षम है, मतलब इसकी सतह हवा जल और कहाँ से भी इसको मार करने में यह सक्षम है। ये नाभ के हथियार ले जाने में सक्षम। वर्तमान विश्व की सबसे तेज एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। हाल में फिलीपींस को इसको निर्यात किया गया है। फिर इसकी बात है ब्रह्मोस सेकंड की बात है। ब्रह्मोस का उन्नत संस्करण है। लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल परास इसकी 600 से 800 किमी है। गति 7 से 8 में है। इसमें स्क्रैमजेट इंजन का प्रयोग किया गया है। यह दाग और भूल जाओ तकनीक पर आधारित। फिर आती है सागरिका यह डीआरडीओ और विकसित है। सबमरीन लॉन्चड बैलिस्टिक मिसाइल अरिहंत पनडुब्बी पर तैनात है। परास 700 से 1500 किमी परंपरागत और नाव के दोनों हथियार ले जाने में सक्षम है। अंडर वाटर मिसाइल तकनीक विकसित करने वाला भारत 5G देश है, मतलब 5G देश है। इसके उन्नत संस्करण विकसित किए जा चुके हैं, यानी K4 की बात करें रेंज 2000 से 3500 किमी है। इसकी अरिहंत पनडुब्बी पर तैनात है। K5 की बात रेंज 5000 किमी है और K6 की रेंज 8000 किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बात आता है अस्त्र यह डीआरडीओ और विकसित हवा से मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये युद्धक मिसाइल है। इस बात आती है परास, इसकी बात करें तो इसकी परास का पता नहीं। शॉर्ट रेंज में 20 किमी का प्रयोग करते हैं, लॉन्ग रेंज में 80 किमी तक जा सकती है। इस बात सुखोई मिग सुखोई और मिग में इसका उपयोग MiG-29 में इसका उपयोग किया जा सकता है। तेजस रुद्र पर यह तैनात है। इस बात आती है निर्भय की बात करते हैं। डीआरडीओ और विकसित है लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल, यानी 1000 किलोमीटर तक इसी परास है। गति की बात करें 0.7 या 0.8 में है। परंपरागत और नाव के दोनों हथियार ले जाने में सक्षम है। इसके बाद आता है शौर्य की बात करें। डीआरडीओ और विकसित है लंबी दूरी कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल परास इसकी 1200 किमी 7 से 8 में गांव के हथियार ले जाने में सक्षम है। K15 का 7 संस्करण है ये। इस बात आता है सूर्य डीआरडीओ द्वारा निर्माणाधीन है ICBM के द्वारा, और परास का इसका पता नहीं है। सूर्य फर्स्ट यह 5000 से 8000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है, और सूर्य सेकंड यह 12000 किलोमीटर तक की मतलब किमी तक ये मारक क्षमता रखती है, और यह मतलब परवलयाकार पथ पर कार्य करती है। 100 देशों क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त है। इसमें नाव के हथियार ले जाने में यह सक्षम है। इस बात आती है पिनाका की बात करें तो ये डीआरडीओ और विकसित मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ये 44 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्च कर सकता है। परास की बात करें तो ये फर्स्ट 40 किमी तक, मार्क फर्स्ट ये 40 किमी तक क्षमता रखता है, और मार्क सेकंड ये 60 से 75 किमी तक रखता है। और हाल ही में आर्मी आपको इसको निर्यात किया गया है। ये आप यहाँ पे फोटो देख सकते हो, इस प्रकार का यह होता है। इस बात आता है रुद्रम फर्स्ट यह डीआरडीओ द्वारा विकसित है। पहले ही बात करें, पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल है, और यह दुश्मन के विकिरण उत्सर्जक स्रोतों जैसे रडार, संचार केंद्र व रेडियो फ्रिक्वेंसी उससे उपकरणों पता लगा सकता है, और ट्रैक कर सकता है और निशाना बना सकता है। दुश्मन के रडार स्टेशन जेम्स को नष्ट करना, जिससे अपने फाइटर जेट्स का रास्ता साफ हो जाए और अपने सिस्टम को जाम होने से बचाया जा सके। परास की बात है 200 किमी, गति 0.6 से 2 मेघ तक इसकी गति होती है। इस बात आता है असेट मिशन शक्ति। इस बात में डीआरडीओ और इसरो द्वारा संयुक्त कार्यक्रम एंटीसेटेलाइट सिस्टम, यानी गतिमान उपग्रह नष्ट करने वाली मिसाइल आधारित प्रणाली है। भारत की असेट मिसाइल ने निम्न भूकक्षा 300 किमी में गतिमान उपग्रह सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। भारत ऐसी क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश है, यूएसए, रूस, चीन 2007 के बाद। यह इस प्रकार मतलब जो भी अंतरिक्ष में गाइस खराब ऊपर सैटेलाइट हो जाता है, उसको मतलब पृथ्वी से सैटेलाइट मतलब मिसाइल जो रॉकेट उसके द्वारा लॉन्च करके मिसाइल के द्वारा उसको नष्ट करना, यानी वो मतलब किसी से टकराने जाए उसको खत्म करना, इसका उद्देश्य है। इस बात इस प्रकार यहाँ से देखो, यहाँ से इसको लॉन्च किया गया, फिर अंतरिक्ष में ऊपर उड़ रहा है, इसको ये जाके ये अंतरिक्ष में ये यहाँ पे पहुंच चुकी है, और अंतरिक्ष में इसको मार देगी और फिर ये खत्म हो जाएगा, समुद्र में गिर जाएगा। इस प्रकार का ये मिसाइल है। इस बात आते हैं बराकाट की बात करें तो भारत और इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर क्रूज मिसाइल है। इसकी बात करें तो लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, मानव रहित विमान, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल को नष्ट करने में सक्षम है। इसके परास की बात करें 100 किलोमीटर उन्नत संस्करण रूप बराका 8 ER है, जो 150 किलोमीटर की मारक क्षमता रखता है। इस बात आता है QRSAM। इसकी बात करें क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, यह डीआरडीओ और विकसित है। भारतीय जल सेना का एयर डिफेंस सिस्टम है, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को प्रतिस्थापित करता है। परास की बात है 25 से 30 किलोमीटर 360 डिग्री पर कवरेज करते हैं, एक साथ अन्य निशाने लगाने में यह सक्षम है। इसके बाद आता है ब्रह्मास्त्र युद्धपोत पनडुब्बी से प्रक्षेपित विद्युत संचालित हेवी वेट टॉर्पीडो है। डीआरडीओ और विकसित है। परास 40 की में स्टेल्थ पनडुब्बी को निशाना बनाने में यह सक्षम है। इसके बाद आता है मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसी बात करते हैं डीआरडीओ और विकसित कम वजन वाला पोर्टेबल है, दाग और भूल जाओ तकनीक पर आधारित है, इंफ्रारेड इमेजिंग तकनीक से यह युक्त होता है। इस बात आता है अग्नि प्राइम।
है। DRDO द्वारा विकसित अग्नि मिसाइल का उन्नत संस्करण है और MRBM रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर अग्नि फर्स्ट और अग्नि 2 को प्रतिस्थापित करने के लिए विकसित की गई है। उन्नत गाइडेड सिस्टम और प्रणोदन प्रणाली से लेस मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च की जा सकती है। इस बात आता है पल्ले की बात है। DRDO द्वारा विकसित है और इस सतह को मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। परास से इसकी 150 से 500 किलोमीटर बाद के पहले अर्ध क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है। अत्याधुनिक गाइडेंस सिस्टम से युक्त है। इसे मोबाइल चलायमान लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल से यह काम करती है। इस बात आते हैं मिसाइल रक्षा रोधी प्रणाली। इसकी बात करें तो मिसाइल रक्षा रोधी प्रणाली की तरफ दुश्मन मिसाइल को पता लगा कि उन्हें लक्ष्य साधने से पहले नष्ट कर दिया जाता है। भारत की मिसाइल रक्षा प्रणाली केवल बैलिस्टिक मिसाइल आक्रमण विफल करने हेतु विकसित की गई है। टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, ये रशिया की S-400 और S-500 ये है मतलब जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसके तहत मतलब जो परमाणु मिसाइल दागी जाती है उनको हवा में ही नष्ट कर दिया जाता है। और इजराइल का आयरन ड्रोन है। और इंडिया का कौन सा है तो इंडियन का पेड और एड है, यानी इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है ये, इसके तहत इनको विकसित किया गया है। भारत की मिसाइल रक्षा प्रणाली द्वितीय स्तरीय पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, ये 4 है मतलब PAD और AADA ही है। और इनके बाद के टाइप ऑफ एक्जुमो एटमो पिक रेक और अल्टीट्यूड ऊंचाई 50 से 80 किमी तक की ऊंचाई पर काम करता है। इंटरसेप्टर मिसाइल इसमें ये 15 किमी तक काम करता है और ये मतलब इस प्रकार इनको काम किया जाता है। इस पता S-400 ये ट्रूप रूस से आयातित है और रूस से अत्याधुनिक लंबी दूरी सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली है। और यह 400 किमी के दायरे में एक साथ कई वस्तुओं को ट्रैक कर सकती है। सभी प्रकार के विमान, मिसाइल, मानव रहित विमान आदि तथा उन्हें नष्ट करने हेतु उपयुक्त मिसाइल लॉन्च करती है। भारतीय थल सेना को इसको मतलब दिया गया है। अजय फर्स्ट T-75 रशिया को 1980 का मुख्य युद्धक टैंक है। और T-19 ये रशिया का है और रशिया द्वारा निर्मित है। 2001 में मुख्य युद्धक टैंक है। और अर्जुन की बात करें तो इंडिया और DRDO द्वारा निर्मित है। 2004 में इसको बनाया गया था और कंचन कवच युक्त है। अब ये आता है इंडिया DRDO द्वारा निर्मित है और ये भी कंचन एर्मो द्वारा निर्मित है। और फिर आता है सारथ, फिर अनमिका, ये इंडिया द्वारा ये सभी निर्मित है। फिर आता है काली 5000। काली 5000 की बात करें तो काली 5000 किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर यानी BARC ब्राक और DRDO द्वारा विकसित है। और ये एक निर्देशित ऊर्जा हथियार है जो शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन बीम अथवा लेजर को उत्सर्जित कर दुश्मन मिसाइलों और लड़ाकू विमानों के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को नष्ट कर देता है, जिससे वो काम नहीं कर पाती है। भारतीय वायुसेना की बात करें तो भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ये पायलट आधारित है और आयातित स्वदेशी है। मानव रहित विमान है, आयात और स्वदेशी है, ये भी आपको ध्यान रखने। इस बात आता है इम्पोर्टेड एयरक्राफ्ट्स एंड फाइटर जेट्स। इम्पोर्टेंट मतलब विदेशों से खरीदे गए एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट कौन कौन से हैं तो MiG-29 है, रूस का लड़ाकू विमान है जो भारत में खरीदे। MiG-27 ये भी रूस का है। MiG-29 ये सभी रूस के द्वारा निर्मित लड़ाकू विमान। इसके बाद आता है Sukhoi-30 ये भी रूस के द्वारा निर्मित लड़ाकू विमान है, सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। और फिर भी आता है मिराज 2000 फ्रांस द्वारा निर्मित है 10 सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। राफेल ये फ्रांस का ये भी। और लड़ाकू 36 जेट विमान है, 36 है अपने पास। और जगुआर फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम द्वारा निर्मित लड़ाकू विमान है। होक यूनाइटेड किंगडम ट्रेनर प्लेन है। C-130 ये जे हरक्यूलस USA लॉकहीड मार्टिन सैन्य परिवहन है। C-17 ग्लोब मास्टर USA बोइंग सैन्य परिवहन। अपाचे की बात है बोइंग मल्टी मिशन अटैक हेलीकॉप्टर 22 हेलीकॉप्टर है। चिनूक USA बोइंग मल्टी मिशन एयरलिफ्ट हेलीकॉप्टर 15 हेलीकॉप्टर है। MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर USA लॉकहीड मार्टिन मल्टी रोल ओल्ड वेदर हेलीकॉप्टर 24 हेलीकॉप्टर अपने पास। इस बात आता है इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट्स। इनकी बात है LAC तेजस है, हल्का लड़ाकू विमान। LC है 1983 विकास शुरू होता है। HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा ये विकसित है। कौन सा LAC हल्का लड़ाकू विमान। इसकी बात करें सिंगल इंजन मैंने मल्टी रोल सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। 2016 में IAF में शामिल है। इसने MiG-29 को प्रतिस्थापित किया है। दुनिया का सबसे हल्का वन इंजन वन सीट फाइटर जेट है। 2025-26 तेजस MK2 का उत्पादन अपेक्षित है। फिर इंडिजीनियस हेलीकॉप्टर्स की बात करें ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर द्वारा HAL द्वारा हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित है। उपयोग के बाद परिवहन यूटिलिटी में इसका उपयोग किया जाता है। इस बात आता है रुद्र एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर HAL के द्वारा विकसित है। ध्रुव का युद्ध संस्करण है। नाग ध्रुव शस्त्रास्त्र
मिसाइल तैनात है। LCHN 55 का लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCHL द्वारा निर्मित है। मल्टी रोल लॉन्ग रेंज हाई एल्टीट्यूड वारफेयर है। 5000 मीटर है। शक्ति इंजन है इसमें प्रयुक्त। एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल इसमें तैनात है। इस बाद आता है अपने पास इम्पोर्टेंट अनमेनेड एयरफल व्हीकल एरियल व्हीकल। इनके बाद सर्चर इजराइल से आते हैं तो उपयोग जासूस निगरानी में। हेरोनी इजराइल से आते हैं तो उपयोग जासूस और निगरानी उनका उपयोग किया जाता है। ड्रोन है यह MQ-9B, ये इसे प्रीडेटर ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है। और यह MQ-9 रीपर ड्रोन का एक प्रकार है। ये 5 टन हथियार ले जा सकता है और ये 40,000 फीट से ऊपर उड़ने में सक्षम है। 40 घंटे तक उड़ने में सक्षम है। उपयोग की बात है सतह और समुद्र निगरानी, सतह रोधी, पनडुब्बी रोधी युद्ध, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में इसका उपयोग किया जाता है। और 2 प्रकार के हैं, सी गार्डियन एंड भारतीय नौसेना इसका उपयोग कर रही है और स्काई गार्डियन ने खरीद प्रक्रिया इसकी जारी है। ये इस प्रकार का यह होता है। गाइज ये 40 घंटे तक उड़ सकता है, 5 टन तक हथियार ले जा सकता है। ये इसमें मतलब कोई आदमी नहीं बैठता, ये सिर्फ ड्रोन होता है। इसको मतलब रिमोट से कंट्रोल किया जाता है। इस बाद आता है अपने पास लक्ष्य अभ्यास DRDR विकसित है। इसका उपयोग प्रशिक्षण और लक्ष्य अभ्यास हेतु किया जाता है। निशान DRDR विकसित है। उपयोग जासूसी एवं निगरानी हेतु प्रयोग किया जाता है। इस बात है रुस्तम की बात है। DRDO ADA द्वारा विकसित उपयोग जासूसी निगरानी हेतु इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है DRDO आर्चर की बात करें तो नेत्र DRDO व आइड 4 द्वारा विकसित है। उपयोग जासूसी निगरानी हेतु प्रयोग किया जाता है। और नाइट विजन कैमरा से लेंस इसमें होता है। इस प्रकार का यहाँ होता है। इस DRDO घातक ये प्रोजेक्ट आ रहा है। मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन है। स्टेल्थ कॉमेट ड्रोन है। DRDO 2025 तक विकास संभव है इसका। और कावेरी इंजन का उपयोग संभव है इसमें। और शत्रु सीमा में घुसकर हमला करना, मिसाइल बांध, सामरिक जासूसी, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सभी में इसका प्रयोग किया जा सकता है। भारतीय सेना आ जाती है। फिर अरिहंत क्लास भारतीय सेना की बात करें इसके मतलब जो प्रमुख उपकरण है उनकी बात करें तो यहाँ पर INS अरिहंत ये बात करते हो स्वदेशी रूप से विकसित BARC DRDO विकसित है। अगस्त 2016 बाद नौसेना में शामिल है। 83 मेगावाट का प्रेशराइज वाटर रिएक्टर सिस्टम इसमें K-15 सागरिका K-4 मिसाइल इस पर तैनात की गई है। फिर आता है INS अरिघाट, यह चक्कर क्लास है। INS चक्कर 2012 में 10 साल है तो रूस से लीज पर ली गई है। नेरपा अकुला क्लास से रूप में भी जाना जाता है। 2001 में रूस को लौटा दी गई है। ये इस बात डीजल पाउडर सबमरीन इसी बात करें कलवरी की बात करें तो ये फ्रांस की स्कून पनडुब्बी पर आधारित है। और ये कलवरी करंज खानदेरी वेला वागिर क्वागसिर ये सब इन पर काम करती है। फिर आती है सुंदुगोस क्लास इंपोर्टेंट USSR से खरीदी गई है और 9 सबमरीन अपने पास है। फिर आता है शिशुमारी जर्मनी से खरीदी गई है, 4 सबमरीन अपने पास है। इस बाद आता है युद्धपोतों की बात करें तो कार्वेट है, क्रूजर है, फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर ये सभी 4 प्रकार के इसमें मतलब युद्धपोत होते हैं। इनमें आता है सबसे पहले अपने पास कार्वेट की बात करें तो करमोंता, कदम, किल्लत और कवारती ये 4 कार्वेट है अपने पास। कोरा क्लास की बात है कारमुक, किरच, कोरा और कुलिस। और फिर आता है कुकरी क्लास, यह खंजर, कुकरी और किरपान और कोत्तर। और वियर क्लास ये नहीं है अपने पास। फिर आता है फ्रिगेट की बात करें तलवार क्लास, तलवार, तेग, तरकस, त्रिशूल, तबर और त्रिकंड ये हैं अपने पास। प्रोजेक्ट 17 शिवालिक, सतपुड़ा और सह्याद्री है। फिर आता है अपने पास ब्रह्मपुत्रा क्लास की बात करें तो ब्रह्मपुत्र, बेतवा, व्यास और गोदावरी की बात करें गंगा, गोदावरी है। और नीलगिरी की बात करें नीलगिरी, तारागिरी और उदयगिरी और दूनागिरी ये सभी पर। डिस्ट्रॉयर की बात करें विशाखापट्टनम, मोरगुआ, डिफाल सूरत में है। और कोलकाता, चेन्नई, कोची में, दिल्ली, मैसूर और मुंबई में। दिल्ली वाला है। राजपूत की बात करें राजपूत, राणा, रणवीर और रणविजय ये सभी अपने पास है। इस बात विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य रूस से आयात विमान वाहक पोत है और इसका रूसी नाम एडमिरल गोर्स को था। 2013 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसमें 34 विमान रखे जा सकते हैं। 1750 सैनिक रह सकते हैं। ये आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हो। इस बात आता है INS विक्रांत, यह स्वदेशी विमान वाहक कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा ये निर्मित किया गया है। 30 विमान और हेलीकॉप्टर इसमें रखे जा सकते हैं और 1600 नौसैनिक कर्मी इसमें रह सकते हैं। फिर आता है INS विशाल, ये निर्माणाधीन यानी इसका निर्माण चल रहा है। स्वदेशी विमान वाहक पोत है और ये INS विराट ब्रिटेन से आयातित था। और 1987 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और 2017 में इसको सेवानिवृत्त कर दिया गया है। तो गाइस ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो में अपन
3 टॉपिक कवर किए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, जो आपके RAS प्रारंभिक परीक्षा जो 1 अक्टूबर को होने वाली है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से पर आपको 18 क्वेश्चन पूछे गए थे गाइज। आपका पिछला एग्जाम हुआ था 2021 में उसमें, और 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसमें 20 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, और जो उससे पहले एग्जाम हुआ था उसमें 23 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करके जाना है, ताकि ये छोटा टॉपिक है गाइज, और यहाँ से मतलब मैं आपको 2 वीडियो में टेक वाला टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। आज मैंने 3 टॉपिक कवर कर दिए उसके। और गाइज इस वीडियो को आप अच्छे से एंड तक देखना, पूरा वॉच करना, मतलब 2-3 बार रिपीट कर लेना इसको, जिससे आपका मतलब जो पोर्शन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और गाइज इस वीडियो में अपन वही नोट्स पढ़ रहे हैं जो आपका स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी जो कोचिंग संस्थान है RAS की, फेमस है गाइज, पूरे राष्ट्र में टॉप, मतलब जो पूरा अपन राजस्थान है उसमें सबसे टॉप कोचिंग नंबर में आती है स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी। उसके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नोट्स है, उसी को अपन पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप नोट्स में भी उनका लोगो देख सकते हो। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद तो वीडियो लाइक करना, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना। और गाइज इसका सेकंड पार्ट आएगा कल, उसको भी आपको जरूर देखे जाना है, उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको सेकंड पार्ट को देख सकते हो। तो गाइस दोनों पार्टों को आपको अच्छे से देखना, पूरा देखना है, जिससे आपका अच्छे से ये टॉपिक कवर हो जाए, और आपसे यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता हो तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट करके आना और अच्छे से उसका आंसर लगा के आना। और गाइस वीडियो कैसा लगा, मतलब क्लास कैसे लगी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस क्लास को देख सकें। और गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, पूरे यूट्यूब चैनल पर आपको मतलब जो ये टॉपिक है इसको पूरा करवाने में आपको इतनी छोटी क्लास में इतने कम समय में ये, यानी आज गाइस ये 1 घंटा 20 मिनट के करीब ये क्लास आज की है, और नेक्स्ट क्लास आने वाली है वो भी मतलब वो थोड़ी छोटी क्लास आएगी, वो मतलब 1 घंटे के करीब क्लास आएगी। तो मतलब 2 या 2.5 घंटे के अंतर्गत अपना पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे साइंस एंड टेक का। तो गाइज इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तो बनता है। तो गाइज ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन ऑन कर लेना इस प्रकार के और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए, ताकि आपके एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।